चलिए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा टैक्स ऑडिट। मैं आपसे ये कह रहा था, फिर से दोहरा देता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छी रहेगी और रिजल्ट भी तगड़ा आएगा। बस आपको एक काम करना है, रिवीजन। ठीक है, मैं पढ़ाते चल रहा हूँ, आप रिवाइज करते चलिए। और सिलेबस खत्म होने के लिए मत घबराइए, मत हड़बड़ाइए। क्यों? क्योंकि ये बहुत वास्ट सिलेबस है। मैं बार बार ये कहता हूँ, सिलेबस डिफिकल्ट नहीं है, वास्ट है। और वास्ट है मतलब आप सोचो ना, अकाउंट्स में जो 7 अलग अलग सेक्शन दिए हैं, 7 अलग अलग सेक्शन, ये 7 साल लगता है। फाइनल अकाउंट्स पढ़ेंगे, कॉर्पोरेट अकाउंट पढ़ेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे। ये एक एक सेमेस्टर का, एक एक ईयर का कंटेंट है। आप देखोगे तो ईआरपी पूछ दिया है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग पूछ दिया है। टैली में कितना टाइम लगता है उसको कवर करने में? वो आप जाओगे किसी कंप्यूटर वाले कोर्स में, आईसेक्ट वाले में, बोलेगा 1 साल लगेगा, 15,000 लूंगा, बोलेगा टैली सिखाऊंगा। ठीक है, तो जैसे जैसे पढ़ाते चल रहा हूँ, बस आप रिवाइज करें। आज का टॉपिक वीवीआईएमपी है, टैक्स ऑडिट। और किस लिए है ये मैं बता देता हूँ। टैक्स ऑडिट में आप यूट्यूब में सर्च करके देख लो, ये अपडेटेड प्रोविजन कुछ नहीं मिलेंगे। एक वीडियो अपडेटेड प्रोविजन के साथ नहीं है। जो भी पढ़ा रहा है, कोई भी टीचर भी, मैं कई कोर्सेज भी देख रहा था, ठीक है, कि मुझे इजी पड़ जाए, नहीं। सारे लोग पुराने लिमिट्स को बता रहे हैं, पुराने सेक्शंस को बता रहे हैं। ठीक है, तो पूरा अपडेटेड हम लोग पढ़ेंगे। आपको ये जानकारी है कि नहीं कि अब कौन सा इनकम टैक्स एक्ट लागू हो चुका है? 2025 वाला। इससे पहले जो हम पढ़ते थे वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 था। तो अभी आपके मन में आ रहा होगा कि सर इनकम टैक्स हमारे सिलेबस में है कि नहीं है, इनकम टैक्स एक्ट हमको नहीं पढ़ना है। लेकिन अब बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो इनकम टैक्स एक्ट से संबंधित है। जैसे आज का टॉपिक है टैक्स ऑडिट, कर अंकेक्षण। तो ये पूरा नोट्स दिया हुआ है, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ आप उस पर ध्यान दे। चाहे तो उसका नोट्स बना सकते हैं, नहीं बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये इसमें लिखा हुआ है सारा चीज। मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में इधर बताते चलता हूँ। तो हेडिंग क्या है हमारा आज का? टैक्स ऑडिट, कर अंकेक्षण। ठीक है, लेकिन स्टार्ट करने से पहले पहला पॉइंट मैं क्या बताऊंगा? पहला पॉइंट, आपको मालूम है हमारे पास एक एक्ट था, आयकर अधिनियम 1961 का, इनकम टैक्स एक्ट 1961 का इनकम टैक्स एक्ट था हमारे पास। लेकिन अब ये चेंज हो गया है। अब ये क्या हो गया है? अब इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 2025। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट 2025 ये हो गया। आयकर अधिनियम, आयकर अधिनियम 2025 हो गया। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इनकम टैक्स एक्ट 2025। ठीक, अब जहां जहां इनकम टैक्स एक्ट 1961 के प्रावधान थे वहां वो चेंज होकर 2025 वाला हो गया है। आपको क्या याद रखना है? दोनों याद रखना है, कोई रिस्क लेके नहीं चलना है। एक यही सेगमेंट है जिसमें थोड़ा इफेक्ट हुआ है, बाकी मैं दोनों आपको प्रावधान को बताते हुए चल रहा हूं, आप दोनों याद रखेंगे। ठीक है, तो इनकम टैक्स एक्ट 2025 का एक बेसिक इंट्रोडक्शन। इसका जो पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, पहला अध्याय, जिसका नाम है क्या? प्रीलिमिनरी, प्रारंभिक, प्रीलिमिनरी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रारंभिक। क्या बोलते हैं? प्रारंभिक। इसका पहला सेक्शन, पहला धारा, सेक्शन फर्स्ट, इसमें 3 बातें दी गई हैं। इन 3 बातों को आपको ध्यान रखना है, 3 बातों को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम अपने टैक्स ऑडिट में चलेंगे। ये इसलिए क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट चेंज हो गया, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। तो सेक्शन 1, पहला चैप्टर प्रीलिमिनरी है, प्रारंभिक है, जिसका धारा 1 क्या कहता है? धारा 1 कहता है कि इस एक्ट का नाम क्या होगा? इस एक्ट का नाम होगा इनकम टैक्स एक्ट 2025, आयकर अधिनियम 2025। ठीक है, दूसरा, इसका एक्सटेंट क्या है? एक्सटेंट यानी कि विस्तार कहां तक है इसका? तो ध्यान रखना, इसका विस्तार है होल ऑफ इंडिया, यानी कि पूरे भारत में। होल ऑफ इंडिया यानी कि संपूर्ण भारत, संपूर्ण भारत। आप देखेंगे पुराने जितने अधिनियम है, मुझसे अगर कोई पुराना बच्चा जुड़ा होगा, शायद ही तक जुड़े होंगे, लेकिन जो भी पुराने बच्चे वीडियोस को देख रहे होंगे, आपको मालूम होगा जब मैं सहकारिता अधिनियम पढ़ाया था, पहले की बात बता रहा हूं, पहले सहकारिता अधिनियम, अच्छा उससे भी पहले लेबर इंस्पेक्टर, लेबर के अधिनियम बताया, मंडी के अधिनियम बताया, कितने सारे अधिनियम नहीं बताए। सारे अधिनियम में देखना एक बात कॉमन रहता था पहले अधिनियम में, ये इसका एक्ट का नाम ये होगा और उसका विस्तार कहां होगा? उसका विस्तार होगा संपूर्ण भारत, जम्मू कश्मीर को छोड़ के। लेकिन आपको मालूम, जब 370 हटा, उसके बाद सारे अधिनियम में, ऑलमोस्ट सारे अधिनियम में एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर जो लिखा होता था वो छूट गया है। तो ये पॉइंट एकदम ध्यान देंगे, इसका विस्तार कहां है? होल ऑफ इंडिया, यानी कि पूरे भारत में है, कहीं पे भी जम्मू कश्मीर ये सब हटे वाला नहीं है, पूरे भारत में लगेगा। अब ये लागू कब होगा? इसको बोलते हैं एनेक्टमेंट या कम इनटू फोर्स। कम इनटू फोर्स यानी कि ये लागू कब से होगा, अस्तित्व में कब आएगा? तो अस्तित्व में आ चुका है, और कब से? तो 1
अप्रैल 2026। बोले सर थोड़ा गलत बता रहे हो क्या? नहीं, एक्ट का नाम है 2025, एक्ट का नाम है 2025, लेकिन ये लागू कब से हुआ? 1 अप्रैल 2026 से, यानी कि लागू हो चुका है ऑलरेडी। अप्रैल गुजर गया, ये मई गुजरने वाला है, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2026 से लागू हो चुका है। तो बस इतना ही ध्यान रखना, आपको इतना ही बताना था मुझे, हो सकता है घूम फिर के यहाँ से सवाल पूछ दिया जाए। तो टैक्स ऑडिट के अंतर्गत मैं पहला सा थोड़ा बैकग्राउंड बता दिया कि अब हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 था, अब वो चेंज हो गया है, अब वो हो गया है इनकम टैक्स एक्ट 2025, जो पूरे भारत में लागू है। और लागू कब से है? 1 अप्रैल 2026 से लागू है, लेकिन अधिनियम का नाम 2025 है, ठीक है। तो पहले चैप्टर का पहला अध्याय ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अब दूसरी बातें आपको ध्यान रखना, दूसरा पॉइंट, क्या होता है टैक्स ऑडिट? टैक्स ऑडिट कर अंकेक्षण क्या है? आप में से बहुत सारे कॉमर्स के स्टूडेंट जो थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं कि नहीं यार हमको आईटीआर फाइल करना चाहिए, भले कमाए नहीं कमाए। मैं 12वीं के बाद से आईटीआर फाइल कर रहा हूँ, भले नहीं कमाते थे, लेकिन ट्यूशन फी आ रहा है 1.5 लाख 2 लाख, हमारे टाइम में 2 लाख 2.5 लाख तक टैक्स फ्री रहता था, ठीक है। बहुत काम आता है आईटीआर फाइल में, क्योंकि आप इनकम टैक्स जो नॉन टैक्सेबल अमाउंट है वहाँ तक थोड़ा बहुत भी आप डालते रहेंगे, आगे चल के आईटीआर फाइल करते हैं ना तो बहुत बेनिफिट मिलता है लोन वगैरह में, ठीक है। कहीं से आपका कुछ ब्लैक मनी आ गया, उसको वाइट कराने में भी बहुत हेल्प होता है, ठीक है। फिलहाल वो पार्ट कभी और सिखाएंगे, बताएंगे आपको। लेकिन आप जब इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर ये सब फाइल किए होंगे, अपना इनकम बताए होंगे सीए को या खुद से भरे होंगे, तो बहुत सारे सेक्शन आते हैं कि आप कहाँ कहाँ से इनकम कमा सकते हैं। तो यार होगा इनकम फ्रॉम सैलरी, और कॉमर्स वाले बच्चों तो इतना आता ही होगा, इनकम टैक्स एक्ट पढ़े होंगे हल्का फुल्का, तो इनकम फ्रॉम सैलरी आता था, यानी कि वेतन से आए, फिर हाउस रेंट से आए, किराए से आए, तीसरा बिजनेस या प्रोफेशन से आए, चौथा कौन सा था? कैपिटल गेन, ठीक है। पूंजी लाभ होता है ना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कोई जमीन लिया खरीदा बेच दिया, कोई बिल्डिंग लिए खरीदे बेच दिए, ये सब कैपिटल गेन में आता है, वो भी शॉर्ट टर्म के लॉन्ग टर्म। आप शेयर मार्केट में डील करते होंगे, आप शेयर होल्ड किए 7-8 महीने, फिर बेच दिए उसको, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उसको देना पड़ता है अलग से आपको। फिर एक अदर सोर्सेज ऑफ इनकम है, कहीं सट्टा मटका खेले, जोड़ी फंस गया आपका, ठीक है, आईपीएल में पैसा लगा रहे हो, जीत गया सीएसके मुंबई इंडियन, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आ गया। तो आपको मालूम है बहुत सारे इनकम के सोर्सेज हैं, उसमें एक सोर्सेज क्या बताया? बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम, ठीक है, बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम, ये क्लियर। तो बताओ बिजनेस या प्रोफेशन में आपका इनकम कैसे आता होगा, कैसे प्रॉफिट निकलता होगा? तो इसमें क्या होता है, अगर कोई बिजनेस चला रहे आप, थोड़े मोड़े कोई ट्रेडर हैं, तो आप सामान बेचेंगे, हाँ कि ना? सामान बेचेंगे, इसको मैं क्या बोल देता हूँ? सेल्स। सेल्स बेचेंगे तो आपको कुछ रिवेन्यू मिलेंगे, कुछ पैसे मिलेंगे, लेकिन वही आपका प्रॉफिट हो जाएगा क्या? जितना सेल किया वही प्रॉफिट हो जाएगा? मैं 2 करोड़ का माल बेच दिया, 2 करोड़ मेरा प्रॉफिट हो जाएगा? नहीं, वो तो रिवेन्यू है मेरा, 2 करोड़ का मैंने सेल किया, वो रिवेन्यू है, टर्नओवर है। उसके बाद भाई मैं कुछ सामान मैं खुद कहीं से लाया हूँ, उसको मैन्युफैक्चर किया हूँ, कुछ स्टाफ रखा हूँ, उनको भी तो पैसे देने पड़ेंगे। तो सेल में क्या घटा देते हैं? सेल में आप घटा दो एक्सपेंस, यानी कि व्यय घटा दिए। क्या घटा दिए? व्यय घटा दिए। तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा? प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन अगर बात करूं प्रोफेशन की, जैसे मेरा टीचिंग भी एक प्रोफेशन है, हम लोग प्रोफेशनल्स में आ जाते हैं, सीए हो गया, डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, टीचर, अच्छे लेवल वाला टीचर नॉर्मल, वो भी प्रोफेशन में काउंट होता है, तो हमारे ऊपर भी ये प्रावधान लागू होता है। तो सेल, और जैसे कोई टीचर है, जैसे मैं अपने केस की बता दूं, तो हमारे यहाँ रिसिप्ट बोलेंगे, हम कोई ऐसा सेल नहीं कर रहे हैं, उसको रिसिप्ट कंसीडर किया जाता है। मैं आपको कोर्स दे रहा हूँ, कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, 2900 5,000 रुपये फीस है पर स्टूडेंट, कई लोग पे कर गया हूँ, टेस्ट इसका, ये सब क्या है? ये रिसिप्ट है। तो ये बताओ अगर मेरे को 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं साल के, तो क्या 1 करोड़ रुपए रिसिप्ट पूरा पूरा प्रॉफिट हो जाएगा? हो जाएगा क्या? नहीं, मैं अपने यहाँ स्टाफ भी तो रखता हूँ। ये जो इतना प्यारा नोट्स दिख रहा है, कोई एक टाइपिस्ट होगा जो टाइप करता होगा, ये जो कोई कंटेंट क्रिएटर जो होगा, जो जो मेरे को असिस्ट करता होगा, जो मैं इसको बता दिया भाई उसका तो टाइप कराता होगा, एक टेलीकॉलर है जो आप लोग सवाल जवाब पूछते हो करते हो। तो कितने टीम है? 17-18 लोग यहाँ मेंटेन कर रहे, तो उनका मैं सैलरी नहीं दूंगा। फिर ये अपना फीस नहीं चार्ज करूं, मैं 2-3 घंटा 4 घंटा पढ़ा रहा हूं भाई, मैं भी तो मेहनत कर रहा हूं, टीचर नहीं काम कर रहे हैं। तो वो सब का एक्सपेंस घटाने के बाद मुझे क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। और इसी प्रॉफिट पे आपको क्या देना होता है? टैक्स देना होता है। इसी प्रॉफिट पे क्या देना होता है? टैक्स देना होता है। अब मान के चलो मेरा रिसिप्ट आ गया 10 करोड़, थोड़ा लंबा बात करते, 10 करोड़ नहीं जी, 100 करोड़ कर लेते हैं। अब लंबा ही बात कर रहे हैं तो कुछ ज्यादा ही लंबा करते, 100 करोड़। 100 करोड़ का मेरा ग्रॉस रिसिप्ट हो गया 1 साल का।
अब सरकार बोलती कि ठीक है भैया आपका कितना पैसा आया 100 करोड़, अच्छा कितना खर्चा हुआ, मैं बता दिया सर 99.99 करोड़ रुपए खर्च हो गए, बोले बचे कितना प्रॉफिट, मात्र 1 लाख रुपए। सर इस पे कितना परसेंट टैक्स देना है, कुछ नहीं, हाँ ठीक है मत लो। सरकार मान जाएगी, सरकार मान जाएगी 100 करोड़ रुपए का मेरा रिवेन्यू है और उसके बाद मैं 99.99 करोड़ रुपए खर्चा कर दिया, 1 लाख रुपए, बोले इसको भी क्या दे रहे हो, रख लो तुम, बोले। तो प्रॉफिट सेल्स माइनस एक्सपेंस करके निकलता है, लेकिन हो सकता है भाई मैं ज्यादा एक्सपेंस दिखा दूं, ऐसे एक्सपेंस जिसको सरकार अलाउ ही नहीं करता है, जो इनकम टैक्स एक्ट अलाउ ही नहीं करता है, ऐसे डिडक्शन दिखा दे रहा हूं जो अलाउड ही नहीं है, उसका लिमिट ज्यादा हो गया, तो सरकार को क्या होगा, डाउट होगा, और टैक्स नहीं दूंगा तो कैसे चलेगा। तो सरकार क्या बोलती है, भैया इसकी जांच करा लो, ये जितना भी आप एक्सपेंस कर रहे हो ना, जितना भी एक्सपेंस कर रहे हो, जितने भी डिडक्शन यानी कि छूट आप ले रहे हो, है ना, उसकी क्या करा लो, जांच करा लो। इसी जांच को मैं क्या नाम देता हूं, टैक्स ऑडिट। ठीक है, क्या नाम देता हूं, टैक्स ऑडिट, या हम इसको इनकम टैक्स ऑडिट भी बोल देते हैं। टर्म जो यूज हुआ टैक्स ऑडिट, लेकिन बेसिकली ये इनकम टैक्स ऑडिट है कि भैया सही तरीके से तुम प्रॉफिट कैलकुलेट कियो कि नहीं कियो, ताकि उसका सही रूप से टैक्स पेमेंट लिया जा सके। ठीक है, तो ये दो बातें मैंने आपको बताई। पहली बात क्या बताई कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 चल रहा था, वो 2025 हो गया है। उसके अंतर्गत पहला चैप्टर, पहला अध्याय जिसको मैं बोलता हूं प्रारंभिक, प्रिलिमिनरी, उसका पहला धारा जो शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, इनेक्टमेंट, ये नाम रहता है, लघु नाम, उसकी विस्तार, उसका लागू तिथि, ये उसका पहला सेक्शन का नाम है। उसमें 3 बातें दी गई हैं धारा 1 में। धारा 1 में 3 बातें बताई गई हैं। पहला बात क्या है, पहला बात यह है कि उस एक्ट का नाम क्या, तो उस एक्ट का नाम है आयकर अधिनियम 2025। दूसरा, उसका विस्तार कहाँ है, पूरे भारत में है। तीसरी बात क्या, वो कब से अस्तित्व में आएगा, उसका लागू कब है, तो लागू तिथि अगर आप बोलेंगे तो 1 अप्रैल 2026 है। नाम 2025 है लेकिन लागू कब से हो रहा है, 1 अप्रैल 2026 हो रहा है। पहली बात मैंने ये बताई। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई, दूसरी बात ये बताई कि टैक्स ऑडिट क्या है। तो टैक्स ऑडिट मैंने बताया कि भैया आपको टैक्स, आप टैक्स किस पे देते हो, प्रॉफिट पे देते हो। बिजनेस प्रोफेशन की बात करते हैं, प्रॉफिट जो आपको होगी उस पर आपने टैक्स देना है। तो भाई प्रॉफिट कैसे निकल रहा है, सेल या रिसिप्ट है, उसमें मैंने खर्चे घटाने हैं, खर्चे घटा के मेरे प्रॉफिट आएंगे। लेकिन मैं खर्चे ज्यादा घटा दिया, क्यों, अरे मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि भैया मेरे पास ज्यादा प्रॉफिट नहीं बच रहा, मत लो टैक्स। तो सरकार क्या बोलेगी, भैया जांच कराओ, जितने भी एक्सपेंस कर रहे हो ना उसकी जांच कराओ, सब अकाउंट्स वगैरह दिखा, तो जांच करा दो, क्या दिक्कत है। तो इसी जांच को, इसी ऑडिट को मैं क्या बोलता हूं, टैक्स ऑडिट, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग या कंप्यूटिंग इनकम टैक्स, दैट इज नोन एज टैक्स ऑडिट। ये शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं, ऐसी मुंह जबानी, फिर आपको नोट्स तो अवेलेबल है ही। क्लियर है क्या, ठीक है, इतनी बातें समझ आई। ये 2 बात बताया, इसमें कोई दिक्कत है, रिसिप्ट के बाद क्या लिखा, कहाँ पे, ये रिसिप्ट माइनस एक्सपेंस है, एक्सपेंस और ये वह है, ठीक है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा पॉइंट, पॉइंट वाइज बताते जा रहा हूं। पहला पॉइंट क्या बताया, इनकम टैक्स एक्ट 2025 के बारे में बताया। दूसरा पॉइंट क्या बताया, टैक्स ऑडिट क्या है उसके बारे में बता रहा हूं। ये नोट्स है ना, नोट्स के लिए मत घबराओ, ये नोट्स है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं उसको पहले सुन लो आप, ठीक है। तीसरी बात, कौन करता है टैक्स ऑडिट, कौन करता है टैक्स ऑडिट, कौन करेगा टैक्स ऑडिट, बताओ। तो कौन करता है टैक्स ऑडिट, तो अगर 4 ऑप्शन दिए रहे, सरकार करेगी, अकाउंटेंट करेगी, कौन करेगी, तो ध्यान रखना टैक्स ऑडिट कौन करता है, तो इसका सीधा जवाब है अकाउंटेंट। ठीक है, लेखापाल, अकाउंटेंट करेगा। ठीक है, कौन करता है टैक्स ऑडिट, बोले तो कौन करेगा, अकाउंटेंट करेगा, याद रहेगा कौन करेगा, अकाउंटेंट। ठीक है, सीए, सीएस जो बता रहे हो उसके ऊपर मैं आ रहा हूं, सीधा से एक शब्द याद रखना, अकाउंटेंट। कौन करता है टैक्स ऑडिट, कौन करेगा भैया, अकाउंटेंट करेगा, यानी कि लेखापाल करेगा। अब ये अकाउंटेंट का मतलब क्या है, अकाउंटेंट मतलब कौन। अब हमारे यहाँ का अकाउंटेंट कोई होगी, भैया हाँ सर मैं योगेंद्र साहु क्लासेस में कर रही हूँ 3 साल आपके यहाँ, बोले मैं भी कर लूँ टैक्स ऑडिट आप ही का, तो ऐसा नहीं है। ये अकाउंटेंट कौन होगा ये डिफाइंड है, ठीक है। अभी अकाउंटेंट कौन होगा ये डिफाइंड है। तो इस अकाउंटेंट का डेफिनेशन कहाँ दिया है, अगर मैं इनकम टैक्स एक्ट 200, इनकम टैक्स एक्ट 1961 की बात करूं, इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, डेफिनेशन यानी कि परिभाषा दिया हुआ है 288 के सबसेक्शन 2 में, 288 के सबसेक्शन 2 में इसकी परिभाषा दिया हुआ है। लेकिन जरूरी नहीं आपसे ये पूछ दे, हो सकता है ये भी पूछे, ये भी पूछे, ये वो एग्जामिनर के ऊपर है भाई, क्या पूछेगा। अब मंडी आप लोग कितने लोग दिलाओगे नहीं पता,
मंडी उप निरीक्षक का एग्जाम था, उससे पहले भी और भी बहुत सारे व्यापम के और पीएससी के एग्जाम हुए। नया डेटा आ चुका था, इकोनॉमिक सर्वे, हम उसको डेटा को बोलते हैं नाम। जो बच्चे पहले व्यापम पीएससी के दिलाते होंगे उनको आइडिया होगा इकोनॉमिक सर्वे है क्या चीज़, आपको भी पढ़ना है इकोनॉमिक सर्वे बजट। अब भाई नया लेटेस्ट डेटा आ चुका है, लेकिन फिर भी एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, पुराना डेटा पूछ रहा है। तो उसमें फॉल्ट टीचर की नहीं है भैया, मैं दोनों पढ़ा दिया, दोनों पढ़ने बोला, ठीक है। मैं भी अभी आपके 4-5 प्रोविजन है, दोनों आप याद कर सकते हो। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के 288 धारा में इसको डिफाइन किया गया अकाउंटेंट को। क्या डिफाइन किया गया उसको देखेंगे, बट कहाँ डिफाइंड है वो मैं बताता हूँ। इनकम टैक्स एक्ट 1961 की बात करें तो वो 288 सबसेक्शन 2 में डिफाइंड है। और अगर मैं इनकम टैक्स एक्ट 2025 की बात करूं तो इसका डेफिनेशन कहाँ है, तो इसका डेफिनेशन है 515 के सबसेक्शन 3 का बी, ठीक है। 515 3 और उसका बी, क्लियर है क्या? 515 सबसेक्शन 3 और उसका भी और फर्दर सेक्शन है बी, क्लियर है क्या? अभी आप इनकम टैक्स एक्ट बेयर एक्ट डालेंगे ना, लगभग मैं अभी पढ़ ही रहा था उसको, ये सब क्या नोट्स वगैरह बनाने में टाइम लगता है। और क्या यूट्यूब पे कई लोग देखते हैं, कई लोग बिलीव कर रहे हैं, तो कुछ भी उल्टा सीधा बता देना दिक्कतदायक हो जाता है। तो पूरा इतना लंबा चौड़ा पेज था, अभी पिछले 4 घंटे बीत गए यही नया इनकम टैक्स एक्ट पढ़ते हुए, ठीक है, ये ढूंढते हुए कि भैया इसमें कौन सा दिया है, उधर कौन सा दिया है, 4 घंटे लग गए सब चीज कंपेयर करते हुए। तो ये समझ आए अकाउंटेंट का डेफिनेशन क्या दिया है। अकाउंटेंट का डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के 288 के सबसेक्शन 2 में, और अगर लेटेस्ट 2025 वाली बात करूं तो 515 के सबसेक्शन 3 के और फर्दर सबसेक्शन बी में अकाउंटेंट टर्म डिफाइंड है। और क्या डिफाइंड है, कौन होगा अकाउंटेंट, कौन होगा अकाउंटेंट ये बताया गया है। तो अकाउंटेंट के लिए ध्यान रखना 2 बातें, पहला वो सीए हो, चार्टेड अकाउंटेंट हो। पहली बात, कौन है अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो बोला नहीं मैं तो योगेन सौ क्लासेस में किया हूं, मैं भी कर लूं क्या, नहीं ऐसा नहीं। अकाउंटेंट मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट रहने से काम नहीं चलेगा, उसके पास होना चाहिए सीओपी। बोले सर ये क्या आइटम है, इसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। शायद ही कोई सीए जुड़ा होगा यहाँ पे, शायद ही कोई सीए जुड़े होंगे, हार्डली सीए तो नहीं जुड़ेंगे, कोई फाइनल स्टूडेंट होंगे सब जुड़ते होंगे। लेकिन आपको मालूम, आप खुद बहुत सारे बच्चों को सीए फाइनल वाले भी हैं, आप सोच के रखे थे होंगे सीए निकल जाएगा तो भाई या तो मैं किसी कंपनी में जुड़ जाऊंगा, ज़्यादा ताम झाम नहीं, जॉब सैलरी मिलेगी 20 लाख पर एनम का पैकेज रहेगा, हाँ ठीक है वो कर लूंगा। क्यों, अरे ज़्यादा तमाशा नहीं उसमें। बोले फिर अगर मैं प्रैक्टिस करूंगा, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब होता है कि भैया जो प्रैक्टिस कर रहा है केबिन खोल के बैठ गया, हाँ ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ भाई, योगेन साहू, सीए योगेन साहू। उसमें क्या फिर ग्राहक ढूंढने पड़ेंगे मेरे को, ग्राहक बनाने पड़ेंगे, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके ग्राहक जुटेंगे, तब जाके मैं पैसे कमा पाऊंगा, हाँ कि ना। उसमें भी अच्छे ग्राहक मिल गए तो मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं डायरेक्ट जॉब कर लूंगा भैया, ये प्रैक्टिस वगैरह नहीं करना। तो उसके पास सीओपी नहीं होता, वो जॉब कर रहा है, वो ऑडिट नहीं कर पाएगा, ध्यान रखना। जो किसी कंपनी अगर हम जॉब कर रहे हैं वो नहीं, कौन कर पाएगा ऑडिट, जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, ठीक है। और ये सब कौन से सेक्शन में डिफाइंड है, अंडर सेक्शन 6 ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। बोले सर अभी तो 61 और 2025, अरे वो दूसरा एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट है। ये अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट की परिभाषा जो बताई गई ना, और सीओपी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए किसके अंतर्गत, सेक्शन 6 ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949, इसके तहत, ठीक है। तो वही टैक्स ऑडिट कर पाएगा, क्लियर। जी बिल्कुल, आर्टिकल सिर्फ रहता है, हमारे टाइम में 3 साल था, अभी आप लोगों के टाइम में कितना क्या है पता नहीं, ठीक। तो आर्टिकल 6 और वो सब सेक्शन और 1 अगर ध्यान रखना चाहो तो कौन करता है टैक्स ऑडिट, क्लियर हो गया क्या। 3 बातें मैंने बताई, ध्यान देते चलो, ठीक है। और मेरे को मालूम है आप और रिवाइज करने नहीं वाले हो, ठीक है, बोल बोल के थक जाऊं, लेकिन आप लोग रिवाइज नहीं करोगे, तो मैं ही जो बता रहा हूं उसको सुनो। पहली बात मैंने क्या बताई कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 था, वो 2025 वाला हो गया भैया। उसके अंतर्गत 3 प्रावधान बताया, एक्ट का नाम क्या हो गया, एक्ट का नाम आयकर अधिनियम 2025 हो गया, और क्या। दूसरा कहाँ लागू होगा, तो कहाँ लागू होगा, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में नहीं, इंडिया का एक्ट है, इंडिया में लागू होगा, होल ऑफ इंडिया यानी कि पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में लागू हुआ। कब से लागू हुआ, 1 अप्रैल 2025 नहीं, 1 अप्रैल 2026 से लागू, मतलब पिछले महीने से लागू हुआ, क्लियर है क्या, ये बात क्लियर। अब उसके बाद दूसरी बात मैंने क्या बताया कि टैक्स ऑडिट होता क्या है। तो टैक्स ऑडिट भैया जनरली इनकम टैक्स कितना लेना है, टैक्स कितना पैसा लेना है, उसके लिए जांच करा देती है, प्रॉपर जांच करना होता है कि ये सही उसका आय और रिसिप्ट है कि नहीं, क्लियर है। तो रिसिप्ट एक्सपेंसेस सब सही है कि नहीं, वो ऑडिट ही क्या कहलाता है, टैक्स ऑडिट कहलाता है, क्लियर है क्या। फिर मैंने ये बताया आपको कि टैक्स ऑडिट करता कौन है, टैक्स ऑडिट करता कौन है, एक बार इधर ध्यान से सुनना।
नोट्स में जब बताऊंगा तो ऐसी बस पेज स्लाइड करूंगा और कुछ नहीं। कौन करता है टैक्स ऑडिट? तो अकाउंटेंट करता है। अकाउंटेंट का डेफिनेशन कहाँ है? तो अगर मैं पुराने एक्ट की बात करूं तो 288 में मिल जाएगा आपको उसका डेफिनेशन, और अगर नए एक्ट की बात करूं तो डेफिनेशन 515 में चले गया, 515 के 3 और बी में। ठीक है, डेफिनेशन वही है, बस सेक्शन अगर पूछा जाए कि वो भैया टैक्स ऑडिट के पर्पस के लिए अकाउंटेंट मतलब कहाँ क्या होता है, कौन से सेक्शन में डिफाइंड है, तो आपको याद होना चाहिए। समझे बात? कौन होता है अकाउंटेंट? मतलब अकाउंटेंट मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, और उसके पास क्या होना चाहिए? सीओपी होना चाहिए। बहुत लोग कोई पहचान के भैया आर्टिकलशिप करना होता है 3 साल, नहीं करते, उसको भी ऐसे ही टाइम पास बनवा लेते हैं, जैसे पीजीडी से डीसी का डिग्री बनवा लेते हैं ना कई लोग, उसको भी पहले हमारे टाइम में तो ऐसे ही होता था। लेकिन वो फिर जो प्रैक्टिकल नहीं किया होता है ना, जो आर्टिकलशिप नहीं किया होता, किसी सीए के अंडर काम नहीं किया होता, तो उसको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं रह जाते। क्या किताब में थ्योरेटिकल पढ़ना अलग चीज़ है, बट फिलहाल इसे कौन करता है टैक्स ऑडिट, ये हम देख लिए भाई, समझ लिए। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलो, अब मेनली ये जो टैक्स ऑडिट पढ़ रहे हैं, समझना, बात को ध्यान से सुनना। टैक्स ऑडिट जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, ये कौन से सेक्शन में दिया है? कर अंकेक्षण। ये दरअसल आईटी एक्ट 1961 के सेक्शन 44 AB, ये AB है, 44 AD अलग मिलेगा, 44 ADA अलग मिलेगा, AE अलग मिलेगा, और ये सब के सब जो है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में है। इसी को मेन हमको पढ़ना है, इसको जो लेटेस्ट प्रावधान है ना वो हमको पढ़ना है। ठीक है, तो टैक्स ऑडिट का जिक्र कहाँ है? सेक्शन 44 AB में है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। लेकिन ये चेंज होके कहाँ कहाँ इफेक्ट डाला है उसको मैं आपको बता देता हूँ। ये कहाँ कहाँ इफेक्ट डाला है इसको मैं बता देता हूँ। ये 3 जगह बदल गया है। एक तो सेक्शन डेफिनेशन में बदला हुआ, ठीक है, एक डेफिनेशन में चेंजेस आया 515 3 और बी, ये देखें, ठीक है। और इसका एक प्रावधान कहाँ कूद गया है? एक प्रावधान कूदा है सेक्शन 63 में, जो मेनली टैक्स ऑडिट 44 AB में हम लोग जो पढ़ते हैं, 1 करोड़ का लिमिट, 10 करोड़ का लिमिट, प्रोफेशन है तो 50 लाख का, ये सब जो लिमिट पढ़ते हैं वो सब सेक्शन 63 में चले गए, ट्रांसफर हो गए। और एक प्रिजम्पटिव टेक्निक होता है, प्रिजम्पटिव स्कीम बोलते हैं उसको, प्रिजम्पटिव स्कीम, प्रिजम्पशन स्कीम, उसमें एज्यूम कर लिया जाता है, उसी को बोलते हैं प्रिजम्पटिव, अनुमानित कर स्कीम है वो, कि भैया अगर मेरा एक छोटा सा बिजनेस है, ठीक है, छोटा है, ज़्यादा नहीं, 10-20 लाख रुपए का होता है ट्रांजेक्शन, 1 करोड़ रुपए का होता है ट्रांजेक्शन, 2 करोड़ का होता है, ठीक है, तो सरकार बोलती है कि इतना तमाशा नहीं करना है आपको, पेनल अकाउंट ये सब मेंटेन नहीं करना है, मत करो। मान लो 6% तुम्हारा प्रॉफिट है, 2 करोड़ रुपए टर्नओवर किया ना, बोले तुम हाँ सर, तो 2 करोड़ का 6% कितना होगा? बोले सर 12 लाख, 12 लाख मान लो तुम्हारा इनकम है, उसका तुम टैक्स दे देना। बोले ठीक है, ठीक, उसको बोलते हैं प्रिजम्पटिव। तो एक सेक्शन 63 में चले गया और एक सेक्शन 58 में गया, ये जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम जो बता रहा हूँ ये, तो ये चेंज हो गया, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट 44 AB, ये 3 जगह अलग अलग चेंज हो गया है। सेम है, दोनों में सेम है, दोनों में सेम है, बस मैं आपको बता दिया कि चेंजेस कहाँ कहाँ है। जो प्रावधान इसमें है वही प्रावधान इधर भी है, लेटेस्ट प्रावधान बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, बस जो सेक्शन है वो चेंज हो गया, उसको मैंने आपको जिक्र कर दिया। तो टैक्स ऑडिट 44 AB में मेंशन है, ठीक है, 44 AB में, और ये दरअसल इधर तो चेंज हो ही गया है ये दोनों में। और ये सेक्शन 58, ये प्रिजम्पटिव स्कीम वाला मैंने बताया, अनुमानित प्रिजम्पटिव स्कीम के तहत। तो 44 AB के अलावा और भी सेक्शन थे, जैसे 44 AD हो गया, 44 ADA हो गया, और 44 AE हो गया, ये सब ज़्यादातर ये 58 में चले गए, ठीक है, 58 हो गया, 61 का 2 हो गया, ये ऐसी नॉर्मल पॉइंट मैंने बता दिया, ठीक है। तो चलो अब मेन पूरा टैक्स ऑडिट का लिमिट पढ़ेंगे, देखेंगे कि टैक्स ऑडिट कब कराना जरूरी है, ठीक है। टैक्स ऑडिट कराना कब कंपलसरी, कराना कब कंपलसरी है, ये क्वेश्चन होता है। टैक्स ऑडिट कराना भैया कब कंपलसरी है, ठीक। तो यहां पर 2 कंडीशन बनते हैं, टैक्स ऑडिट कंपल्सन के 2 कंडीशन बनते हैं, कि आप बिजनेस में है कि प्रोफेशन में है, यानी कि व्यवसाय में है कि प्रोफेशन में है भाई, तो 2 कंडीशन बनेंगे।
इसके दो कंडीशन बनते हैं टैक्स ऑडिट वाला। एक क्या बनता है, बिजनेस का, ठीक है, एक होता है बिजनेस व्यवसाय का, और दूसरा किसका बोला, प्रोफेशन का, ठीक है। तो बिजनेस और प्रोफेशन, इसमें भी दो दो कंडीशन देखेंगे, दो दो हम लोग कंडीशन देखेंगे, ठीक है। तो बिजनेस के केस में पहला नॉर्मल रूल क्या कहता है उसको समझना। नॉर्मल रूल ये कहता है कि अगर आपका टर्नओवर, टर्नओवर मतलब सेल, टर्नओवर रेशियो पढ़ के है नहीं, टर्नओवर किससे ज्यादा है, 1 करोड़ से ज्यादा है, अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है तो टैक्स ऑडिट लगेगा ही लगेगा। 1 करोड़ का लिमिट आप ध्यान रखेंगे। उस दिन कोई स्टूडेंट पूछ भी रहा था ना, सर कौन सा है, किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था, दूसरा टॉपिक चल रहा था तो आज वही टॉपिक हम लोग डील कर रहे हैं। टर्नओवर अगर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो टैक्स ऑडिट कराना कंपलसरी है, ठीक है, टैक्स ऑडिट कराना कंपलसरी है। लेकिन ध्यान रखना, ये नॉर्मल रूल मैंने बताया, नॉर्मल है मतलब कुछ अब नॉर्मल भी होगा। नॉर्मल सामान्य नियम ये कहता है कि अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो भैया आपको टैक्स ऑडिट कराना ही कराना पड़ेगा। और ये किस केस में देख रहे हैं, बिजनेस में। दूसरा कंडीशन क्या है, डिजिटल ट्रांजेक्शन का, डिजिटल लेन देन बोलते हैं उसको। ये सामान्य नियम, ये सामान्य नियम क्या कहता है वो मैंने बता दिया। और ये है डिजिटल ट्रांजेक्शन लिमिट, डिजिटल ट्रांजेक्शन लिमिट, इसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल लेन देन। ये हिंदी में थोड़ा स्पेलिंग बस देख लेना मात्रा, डिजिटल लेन देन सीमा। ये क्या कहता है डिजिटल ट्रांजैक्शन लिमिट, कि भैया अगर आपका कैश ट्रांजैक्शन या रिसिप्ट बोलो या पेमेंट बोलो, कैश ट्रांजैक्शन रिसिप्ट 5% 5% है या 5% से नीचे है, मतलब 5% तक है या उससे नीचे है, तक और नीचे, मतलब देखो 5% तक है या उससे नीचे है, तो ये जो लिमिट है, ये टर्नओवर की जो लिमिट है वो कहां तक पहुंच जाती है, वो 10 करोड़ तक पहुंच जाती है, 10 करोड़ तक। 1 करोड़ जो टर्नओवर नॉर्मल देख रहे थे वो 10 करोड़ पहुंच जाते हैं, ठीक है। मतलब 10 करोड़ के ऊपर है तब जाके आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं। ये क्यों किया होगा बताओ भैया, 10 करोड़, 1 करोड़ से सीधा 10 करोड़ क्यों पहुंचा जा रहा है, ऐसा इसलिए ताकि कैश पेमेंट को ज्यादा बढ़ावा ना दिया जाए, डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा दिया जाए। अब बोले सर डिजिटल, अरे डिजिटल ट्रांजेक्शन मतलब आप जो यूपीआई कर रहे हो, ठीक है, कैश में ज्यादा पैसा नहीं, क्यों, क्योंकि जहां कैश इन्वॉल्व है वहां फ्रॉड इन्वॉल्व है, वहां टैक्स इविजन इन्वॉल्व है, ब्लैक मनी इन्वॉल्व है। तो ज्यादातर ट्रांजेक्शन अगर इन बैंकिंग वर्ड में हो रहे हैं, डिजिटल वर्ड में हो रहे हैं, यूपीआई से ट्रांसफर हो रहा है, बैंकिंग ट्रांसफर हो रहा है, ये जितने भी फोन पे गूगल पे सबसे हो रहे हैं, तो ध्यान रखना वहां पे सरकार उसको हतोत्साहित ना करके उसको प्रोत्साहित करती है कि ठीक है भैया, तो जो 1 करोड़ वाला था वो 10 करोड़ तक एक्सटेंड हो जाएगा। क्लियर है क्या, समझिए बात। तो 5% कैश ट्रांजेक्शन, अच्छा यही अगर डिजिटल ट्रांजेक्शन लिख देना तो फिर 5 की जगह 95 हो जाएगा ना, उस बात को ध्यान रखना। तो उतना तो समझते हो कि प्लस माइनस। चलो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं बोला 3 करोड़ का टर्नओवर है मेरा, और मैं बिजनेस चला रहा हूं, समझ लो एक ट्रेडर हूं, बिजनेस 3 करोड़ का टर्नओवर है, टैक्स ऑडिट लगेगा कि नहीं लगेगा बताओ, 3 करोड़ का टर्नओवर है, टैक्स ऑडिट लगेगा कि नहीं लगेगा, हाँ या ना। ठीक है, 5% दोबारा समझा देंगे, इसका जवाब दो, लगेगा। फिर अब बात को नहीं समझ पाए सब, हाँ 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 लगेगा बोल दिया। जरूरी नहीं भैया 3 करोड़ का टर्नओवर हो तो टैक्स ऑडिट लगेगा। यहाँ पे दो कंडीशन क्या बताया, नॉर्मल रूल है तो कहता है कि 1 करोड़ के ऊपर है तो ट्रांजेक्शन लगेगा, लेकिन अगर आपकी डिजिटल ट्रांजेक्शन लिमिट 5% या 5% से कम है, मतलब इसमें कैश एकदम ना के बराबर लिया, मैं कैश ट्रांजेक्शन ही नहीं लिया, सारे पेमेंट जितने भी मैं माल बेच रहा हूँ सब पेमेंट मैंने किस में ले लिया, ऑनलाइन ले लिया, वो स्कैनर क्यूआर कोड ऐसे लगा दिया, भैया जो पेमेंट करना इसमें करना, कैश नहीं लूंगा बोले, तो कैश है ही नहीं, तो इस केस में टैक्स ऑडिट नहीं लगेगा, ठीक है, समझ आई बात। ऐसे केस में टैक्स ऑडिट नहीं लगेगा। और 10 करोड़ से ज्यादा है तब टैक्स लगे। 3 करोड़ रुपए है आइटम, लेकिन मैं 50 लाख रुपए कैश में पेमेंट ले रहा हूं, 50 लाख कैश में लगे, अब लग जाएगा, अब लग जाएगा 50 लाख, मतलब सोचो ना 3 करोड़ 50 लाख बोलोगे तो ये लगभग लगभग 1.67 यानी 16.67% हो गया भाई। 16.67% में कैश में पेमेंट ले रहा हूं,
और ये 1 करोड़ से ज्यादा है, मतलब मुझे टैक्स ऑडिट कराना कंपलसरी है। क्लियर है क्या? ठीक है। 8 करोड़ रुपए का टर्नओवर कर लिया मैं, कितना? 8 करोड़ का। लेकिन मेरा कैश ट्रांजेक्शन कितना है? कैश ट्रांजेक्शन है मात्र 1 लाख रुपए का। 1 लाख लगेगा टैक्स ऑडिट? नहीं लगेगा, बहुत कम कैश लिया मैंने। ठीक है। अब देखो 12 करोड़ का टर्नओवर कर दिया मैं, 12 करोड़ का टर्नओवर, मैं फिर से बता दूंगा अरविंद इसको, है ना, इधर एग्जांपल देखना। 12 करोड़ का टर्नओवर कर लिया मैंने और कैश में लिया ही नहीं हूं, कैश बोले जीरो। सरकार बोली थी पूरा डिजिटल ट्रांजेक्शन करना, 1 रुपए में नहीं लिया। टैक्स ऑडिट लगेगा? लग जाएगा। बोले डिजिटल ट्रांजेक्शन कर रहे हो, इसका ये मतलब नहीं कि साले टैक्स ही नहीं दोगे तुम। बोले 10 करोड़ तक का लिमिट है, 10 करोड़ के ऊपर है तब टैक्स लग ही जाएगा। ठीक है। तो मैं क्या बता रहा हूं इस चार्ट में, टैक्स ऑडिट कराना कब कंपलसरी है। नॉर्मल रूल क्या बोलता है बिजनेस के अंतर्गत, अगर 1 करोड़ रुपए के ऊपर आपका टर्नओवर है तो आपको टैक्स ऑडिट कराना कंपलसरी है। लेकिन फिर उसमें भी क्राइटेरिया है जहां पे हमको डिजिटल ट्रांजेक्शन की सीमा है। इसका मतलब यह है कि सरकार चाहे तो हमको रिलीफ दे सकती है, कौन से केस में? जब हम बहुत ज्यादा डिजिटली पैसा ले रहे हैं, कैश मो नहीं ले रहे हैं, हार्ड कैश नहीं ले रहे हैं। ठीक है। उसका क्या क्राइटेरिया सेट किया गया कि अगर आपका कैश ट्रांजेक्शन 5% तक है या उससे नीचे है, जो भी आपका टर्नओवर होगा उसका 5% है उससे नीचे है, तो जो लिमिट 1 करोड़ वाली है ना, ये 10 करोड़ तक हो जाएगी। बस यही है, 1 करोड़ है वो 10 करोड़ हो जाएगी। यानी कि अगर भाई आपका टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर है तब जाके आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। ये बात मैंने बताया। और यहां पर आ जाता है प्रोफेशन वाला। प्रोफेशन मतलब समझते हैं कोई सीए है, डॉक्टर है, लॉयर है, ये सब लोग हैं, वो प्रोफेशन के केस में आ जाए। जी बिल्कुल हर्षा जी सही बोल रहे हैं, डी ट्रांजेक्शन ज्यादा कर रहे हैं तो सरकार के द्वारा रिलीफ मिलेगा ऑडिटिंग के केस में। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ठीक है। अब अगर प्रोफेशन का केस है तो एक ही चीज याद रखना, अगर आपका ग्रॉस रिसिप्ट यानी कि सकल प्राप्ति बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे? सकल प्राप्ति। अगर आपका सकल प्राप्ति 50 लाख रुपए से ज्यादा है, 50 लाख रुपए से ज्यादा है तो टैक्स ऑडिट लगेगा ही लगेगा। ठीक है। टैक्स ऑडिट कंपलसरी है 50 लाख रुपए से ज्यादा है तो। ठीक। तो प्रोफेशन के केस में 50 लाख रुपए हो गया और नॉर्मल बिजनेस के केस में 1 करोड़ ऑब्लिक 10 करोड़, ये वाला मैटर हम लोग देख लिए। बोले सर ये ग्रॉस रिसिप्ट क्या होता है? तो ग्रॉस रिसिप्ट कुछ नहीं, जो प्रोफेशन से इनकम आ रहा है ना, प्रोफेशन से पैसा आ रहा है, उसी को मैं क्या बोलता हूँ? ग्रॉस रिसिप्ट बोलता हूँ। ठीक है। वो 50 लाख से ऊपर है, बिजनेस का केस में 1 करोड़, प्रोफेशन के केस में 50 लाख। तो टैक्स ऑडिट कराना कब कंपलसरी है, ये पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया। ठीक है। चलो छठवां पॉइंट और लास्ट पॉइंट हमारा, उसके बाद हम नोट्स में कूदेंगे। देखो बिजनेस, बिजनेस जो है 2 टाइप के हो सकते हैं। बिजनेस क्या है? बिजनेस या प्रोफेशन 2 टाइप का हो सकता है, इसी को मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। ठीक है। एक तो हो गया भैया नॉर्मल। नॉर्मल मतलब सामान्य तरीके से मैं बकायदा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूँ, पूरा फाइनेंशियल अकाउंट बना रहा हूँ, सब स्टेटमेंट बना रहा हूँ, जो जो चीज़ है वो तो हो गया, तो इसका जिक्र तो हमने कर लिया। मैं मान के चलो ठीक है, मेरी ग्रॉस रिसिप्ट साल की 1 करोड़ रुपए हो जाती है, 1 करोड़ रुपए ग्रॉस रिसिप्ट हो गई। अब मैं ये कोई तमाशा नहीं जाता पीएनएल अकाउंट बना, कितना हिसाब किताब रखो, बोले कहाँ कहाँ से पैसे आ रहे हैं, सब चीज़ तो बैंक में है, अलग से क्या अकाउंट मेंटेन करो? फिर उसके लिए एक और मेरे को आदमी रखना पड़ जाएगा, एक अकाउंटर रखना पड़ जाएगा जो प्रोफेशनली सब चीज़ को देखे। ठीक है। फिर कितना मैं खर्चे कर रहा हूँ, सब चीज़ को एक मेंटेन करके रखे, उसके एक एक रिकॉर्ड को, रिसिप्ट, क्योंकि प्रूफ तो लगेगा, कहीं खर्चे किए हो तो सारे प्रूफ लगेंगे आपके, वो सबको मेंटेन करके चलूँ। मैं बोला इतना मेरे को तमाशा नहीं पालना है, कुछ और ऑप्शन है तो बताओ। तो सरकार बिल्कुल ऑप्शन प्रोवाइड करती है। बोले आपको अकाउंट वगैरह मेंटेन नहीं करना है, बोले वो नहीं करना है। अकाउंट मेंटेन करता तो नॉर्मल बिजनेस या प्रोफेशन वाले में आ जाता। तो बोले आपके लिए एक और स्कीम है, बोले कौन सा? अनुमानित कर वाला, प्रिजम्पटिव बेसिस। तो एक प्रिजम्पटिव बेसिस वाला होता है, प्रिजम्पटिव बेसिस यानी कि अनुमान के आधार पर, अनुमान के आधार पर इसमें प्रॉफिट का कैसे कैलकुलेशन होता है कि बोले कि अरे आप छोटे मोटे बिजनेसमैन हो, छोटा बिजनेस करते हो, बोले ठीक है छोटा बिजनेस में तो उसका भी लिमिट है। ऐसा नहीं कि 100 करोड़ का मेरा टर्नओवर है और बोल रहे हैं छोटा बिजनेस है, बोले
ऐसा नहीं, उसका एक लिमिट है। क्या लिमिट है बताऊंगा, 2 करोड़ 3 करोड़ का। बोले छोटा बिजनेस है, कितना करोड़ कर लेते हो? बोले सर 1 करोड़ कर लेते हैं। कोई बात नहीं, 1 करोड़ करते हो, डिजिटल करते हो, कैश करते हो? बोले सर सारा चीज डिजिटल करते हैं। बोला ठीक है, एक काम करना, उसका 6% तुम ये मान लो, 1 करोड़ का 6% तुम्हारा इनकम है, प्रॉफिट है। मतलब 1 करोड़ का 6% कितना आएगा? 6 लाख रुपए। तो तुम मान लो 6 लाख रुपए तुम्हारा प्रॉफिट है, मत बनाओ बोले पीएनएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, कुछ मत बनाओ। 1 करोड़ का 6% प्रॉफिट मानो, और उसके हिसाब से जो भी टैक्स है, अब हमारा यहाँ टैक्स वाला टॉपिक है नहीं, ठीक है, 6 लाख रुपए प्रॉफिट हो गया, इतना परसेंट दे देना। बोला ठीक है सर, समझिए बात। तो ये इसको बोलते हैं प्रिजम्पटिव बेसिस, अनुमान के आधार पर हम टैक्सेशन लगाते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसमें 3 पॉइंट पढ़ने, 3 सेक्शन पढ़ने आपको। पहला सेक्शन पढ़ना है 44 एडी, 44 एडी, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे साइड कर रहा हूँ। ये नॉर्मल बिजनेस वाला तो हम देख लिए कैसे क्या करना होता है, प्रिजम्पटिव बिजनेस वाला हम देखेंगे, ठीक है। प्रिजम्पटिव बेसिस वाला देखेंगे 44 एडी, और दूसरा आपको पढ़ना है 44 ए डी ए, और तीसरा पढ़ना है सेक्शन 44 ए ई। बोले सर ये कौन से एक्ट का है? ये सब इनकम टैक्स एक्ट 1961 वाला पॉइंट है, जो कि नए वाले में किस में चले गया है? नए वाले में देखेंगे तो 58 में चले गया है, ठीक है। 58 प्रिजम्पटिव टैक्स मैंने बताया। ये तो 44 एडी हो गया है, मैं क्या बता रहा हूँ? मैं कौन सा बता रहा हूँ जी? मैं भी तो 44 एडी जी बता रहा हूँ, क्या और कुछ बोल दिया मैं? वही बोला ना, वही, ठीक है। 44 एडी, एडीए, 44 ए, ये 3 प्रिजम्पटिव वाला बेसिस है। प्रिजम्पटिव मतलब समझ आया कि हम अकाउंट अकाउंट, सरकार बोल रही है अकाउंट वगैरह मत मेंटेन करो, बोले हमको भी नहीं देखना, बोले टाइम पास नहीं करना है, देख के कुछ समझ आता नहीं, बोले ऐसी राइटिंग में मेंटेन करते, बोले नहीं समझ आता कुछ। प्रिजम्पटिव स्कीम अपना लो, बोले प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम बोलते हैं इसको। कुछ नहीं, इतना टर्नओवर हो रहा है, इसका इतना परसेंट शुद्ध शुद्ध अपना प्रॉफिट मान लेना। जैसे मैं प्रोफेशन के केस में बता रहा हूँ, मेरे केस में क्या है, जितना भी, जैसे 50 लाख और 75 लाख का लिमिट है, मेरे मेरे केस में बता रहा हूँ। अगर ज़्यादातर ट्रांजेक्शन मेरे डिजिटली है, जैसे आमतौर पे मैं पैसे कैसे लेता हूँ, डिजिटली तो ले रहा हूँ। आप लोग सारा पैसे किस में भेज रहे हो? ऑनलाइन भेज रहे हो ना, तो मेरा पूरा काम डिजिटल में चलता है, ठीक है। तो मेरे को सरकार क्या स्कीम देती है कि 75 लाख, नॉर्मल रहता तो 50 लाख, 75 लाख रुपए आपका ग्रॉस रिसिप्ट आ रहा है? बोले हाँ। तो 75 लाख का 50% आप अपना प्रॉफिट मान लो। बोले सर वो खर्चा होता है, वो सब मत गिना, बोले 50%, 75 लाख का 50% यानी कि 37.5 लाख रुपए आपका प्रॉफिट है, ये मान लो, उसके हिसाब से मेरे को टैक्स दे देना, बोले 30% डाल देना खाते में, बोले ठीक है। तो मैंने अपनी बात बताई यहाँ पे, खैर 3 बातें बता रहा हूँ, 44 एडी, 44 एडीए और 44 एई। तो 44 एडी किसकी बात करता है? 44 एडी बात करता है स्मॉल बिजनेस की, छोटे व्यवसाय की। स्मॉल बिजनेस यानी कि छोटे व्यवसाय, किसकी बात करता है? छोटे व्यवसाय की, ठीक है। 44 ए जो है वो ट्रांसपोर्टेशन की बात करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस। गाड़ी घोड़ा रहता नहीं, आप ट्रक ट्रेलर दुनिया भर का चला रहे हो सब, जिससे कैरी करके ले आते हैं सामान इधर उधर, तो ये ट्रांसपोर्टेशन की बात करता है। किसकी बात करता है? ट्रांसपोर्ट बिजनेस की, ट्रांसपोर्ट बिजनेस की। और ये वाला जो है ये प्रोफेशन की बात करता है, ठीक है। किसकी बात करता है? प्रोफेशन की बात करता है। तो इसमें क्या लिमिट है ये मैं बता देता हूं आपको, स्मॉल बिजनेस या छोटे व्यवसाय में इसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब आपको जानना जरूरी है। स्मॉल बिजनेस का लिमिट क्या है? अच्छा यहाँ पे मैं लिमिट लिख देता हूँ ऊपर, ये देखो, ये क्राइटेरिया हो गया हमारा, है ना। ये नेचर लिख देता हूँ, इसको नेचर समझ जाओगे, ऐसी पॉइंट है अपने मन से, नेचर बना दिए। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लिमिट, इसको बना दिए क्या? लिमिट, है ना, सीमा। किसकी सीमा बोले? तो स्मॉल बिजनेस में आप ये 2 करोड़ ऑब्लिक 3 करोड़, ये पूरा लेटेस्ट प्रावधान मैं आपको बता रहा हूँ ना। आप इनकम टैक्स एक्ट खोलेंगे, इनकम टैक्स एक्ट 2025 वाला खोलेंगे, ये लेटेस्ट जो रिकॉर्ड में है वो मैं बता रहा हूँ, जो लेटेस्ट अपडेट है उसकी बात बता रहा हूँ। 2 करोड़ 3 करोड़, तो सोचो 2 करोड़ किस केस में देगा और 3 करोड़ किस केस में देगा? 2 करोड़ किस केस में देगा, 3 करोड़ किस केस में? 2 करोड़ जब कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, वो 5% वाला, 5% से नीचे है, 5% तक है, इसका मतलब ये माना जाता है कि भाई ज्यादातर तुम अपना ट्रांजेक्शन किस में कर रहे हो? ऑनलाइन कर रहे हो। अब हमारे केस में बता रहा हूँ,
99%, 5% भी छोड़ दो, 99% ट्रांजेक्शन जो भी हो रहा है कैश से हो रहा है। क्यों? मेरी 2 क्लासेस चलती है, एक ऑफलाइन चलता है, एक ऑनलाइन चलता है। ऑनलाइन चलता है तो कैश का सवाल ही पैदा नहीं होता। सब आप वहां कैश थोड़ी ना कुरियर करवाओगे, सर कुरियर करवा रहा हूँ, बोले नहीं, ऑनलाइन पेमेंट कर देते हो। ठीक है। जो ऑफलाइन आते हैं उन लोग के पास ऑप्शन रहता है कैश देने का, लेकिन उन लोग भी सर वो क्यूआर कोड देना, तो ऑनलाइन पेमेंट हो गया। समझ रहे? तो कैश बहुत हाँ, लेकिन फिर भी कैश कैसे हो जाता है? ऑनलाइन वाले सर हमको नहीं आता, मोबाइल वगैरह चलाना नहीं आता, मैं आ रही हूँ, बोले ये पैसा रख लो और मेरे को पूरा सेटिंग करके दो, कैसे कैसे देखना है, क्या देखना है, बोले ठीक है। तो वैसे लोग कैश दे दिए, तो छोटे मोटे कैश भी है। तो अगर आपका कैश ट्रांजेक्शन है, कैश ट्रांजेक्शन ज्यादा है, मैं टिक मार रहा हूँ मतलब कैश ट्रांजेक्शन है, तो 2 करोड़ की लिमिट दी गई है ना। और अगर कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, बहुत कम है, तो 3 करोड़ की लिमिट दे दी गई है। समझ पा रही बात? इससे ऊपर होगा तो स्कीम काम नहीं आएगा। इस लिमिट रहना चाहिए 2 करोड़ तक, 3 करोड़ तक। बोले 50 करोड़ कमा रहे हो और 50 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हो बोले, और तुम बोलते छोटे बिजनेस हो, नहीं वैसा नहीं चलेगा। ये सिर्फ छोटे बिजनेस के लिए है जिसका 2 करोड़ ऑब्लिक 3 करोड़ की लिमिट है। तो क्या बोलते हैं, क्या प्रॉफिट क्या मान लिया जाएगा? आपका प्रॉफिट ये मान लिया जाएगा 6% ऑब्लिक 8%, 6% ऑब्लिक 8%। अब बताओ 6% किस में होना चाहिए, 8% किस में होना चाहिए? 6% जो भी आपका सर जो भी टर्नओवर है उसका 6% आप इनकम मान लेना। जैसे मैं एक काम करता हूं, 1.5 CR का मैं अपना टर्नओवर बता रहा हूं, ठीक है। तो अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन ज्यादा, उसमें कम लगना चाहिए ना कि हतोत्साहित करेंगे। डिजिटल ट्रांजैक्शन है 6% ले लेंगे आपसे, डिजिटल ट्रांजैक्शन है, इसका 6% यानी कि आ जाएगा 9 लाख रुपए, 1.5 करोड़ का 9 लाख। और अगर ज्यादातर कैश में कर रहे हो तो 8%। तो ये प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, समझ आ गया? 6% 8%। जी बिल्कुल, सूर्यकांत जी सही बता रहे, 6% डिजिटल में, 8% कैश में। वर्षा गुप्ता बता रहे हैं 44 AD छोटे व्यवसाय की बात करता है, प्रोफेशन आता है, इसके अंदर ट्रांसपोर्ट बिजनेस आता है, बहुत सुंदर। नहीं भाई, मैं उदाहरण लेके बता रहा हूँ, ठीक है। 1 करोड़ 10 करोड़ उदाहरण लेके बता रहा हूँ, ठीक। क्लियर है क्या? 6% 8%। ये उल्टा मत कर देना ना, पहली बात बता रहा हूँ। डिजिटल है तो 8% लगा दे रहे हो, ऐसा नहीं, वो फिर तो हतोत्साहित करना हो जाएगा, डिमोरलाइज करना हो जाएगा। प्रोत्साहित करना है, मोटिवेट करना है, ठीक है। प्रोफेशन के केस में यही अमाउंट कितना है, 50 लाख है और 75 लाख है। 50 लाख और 75 लाख, 50 लाख फिर वही बात, कैश ट्रांजेक्शन कर रहे हो थोड़ा ज्यादा हो गया, 5% से ज्यादा हो गया, तो फिर 50 लाख लिमिट रहेगा। और डिजिटल अपना रहे हो तो फिर 75 लाख का लिमिट है। डिजिटल अपना रहे हो तो 75 लाख का लिमिट है। इन केस में क्या बोलते हैं सीधा 50%, 50% इनकम, वो कम ज्यादा वाला बात नहीं। 50% मान लेना आप कि भैया जितना भी रिसिप्ट आपका आ रहा है उसका 50% आपका क्या हो गया, इनकम हो गया, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट, इनकम नहीं बोलेंगे, प्रॉफिट बोल रहे, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। व्हीकल का बिजनेस है, जैसे यहाँ हमारे, हम जिस गली में रहते हैं ना, जो हमारा वर्मा चौक, साहू चौक, शक्ति चौक, ऐसा नाम है, योगेंद्र साहू क्लासेस गली हो गया है नाम तो, ठीक। तो सब वो ये गवर्नमेंट जॉब, बाजू गवर्नमेंट जॉब, वो आर्मी वाले में, तो ये 3 गवर्नमेंट जॉब हो गए। एक हमारे यहाँ भी पिताजी गवर्नमेंट जॉब, बाकी सब मेरा फिर प्रोफेशन का केस हो गया। फिर उसके बाद ये सब ट्रांसपोर्ट वाले लाइन में है। इसके उस पार सारे ट्रांसपोर्ट लाइन में, कोई किसी का क्रेन चल रहा है, किसी ट्रक चल रहा है, ट्रैक्टर चल रहा है, ट्रेलर चल रहा है, ये सब गाड़ी चल रहे हैं, ठीक है। तो अब एक जन के पास 27 ट्रक चलते हैं, ठीक है, 27 ऐसी हैवी गाड़ी चल रही है। अब बोले मैं छोटा व्यापारी हूँ तो चलेगा क्या, मैं छोटा व्यवसाय कर रहा हूँ, नहीं चलेगा। तो इसमें भी लिमिट है। इसमें लिमिट कितने की है, 10 व्हीकल की मैक्सिमम। जैसे ये 2 करोड़ 3 करोड़ 50 लाख 75 लाख कर रहे ना, इसमें मैक्सिमम 10 गाड़ी होनी चाहिए, 10 व्हीकल। इसमें कितनी होनी चाहिए, 10 व्हीकल। अब उसके बाद 2 प्रकार के व्हीकल नापे गए हैं, उसका मैं वजन के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, वो शायद नहीं पूछेगा कि 7500 kg है तो इतना, और उसके ऊपर ज़्यादा वाला है तो हैवी व्हीकल, वो सब नहीं बताना है कि कौन सा हैवी और कौन सा लाइट, वो सब नहीं बता के मैं नॉर्मल बस ये बता दे रहा हूँ। अगर लाइट व्हीकल है, लाइट व्हीकल और हैवी व्हीकल है, तो दोनों में प्रॉफिट की गणना कैसे होती है इसको मैं बता देता हूँ, ठीक है। अगर हैवी व्हीकल है तो टन के हिसाब से मापा जाता है, हैवी व्हीकल है तो टन के हिसाब से। और अगर नॉर्मल व्हीकल है तो व्हीकल के हिसाब से इनकम को कैलकुलेट किया जाता है, इनकम नहीं प्रॉफिट को, ठीक है, बार बार इनकम बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर लाइट व्हीकल है तो 7500 रुपए
पर व्हीकल यानी कि पर गाड़ी। और ध्यान रखना 7500 रुपए पर, 7500 मतलब 7500, ये पर मंथ है कि पर ईयर है? पर ईयर मानोगे इसको? 7500 रुपए उतने गाड़ी में, ये है पर मंथ। हाँ यार, छोटे व्हीकल हैं 7500 रुपए पर व्हीकल पर मंथ। क्या बोलते हैं उसको गाड़ी को? मेटाडोर बोलेंगे, छोटा सा है मेटाडोर टाइप का। अब ऐसे मान के चलो कितने गाड़ी हो गए, 10 गाड़ी है मैक्सिमम, 10 गाड़ी ना, तो 10 गाड़ी उस पड़ोसी के पास है, उसका हर महीने का प्रॉफिट कितना मानूंगा? 10 गाड़ी इंटू 75, 75,000 रुपए का उसका पर मंथ का प्रॉफिट है, ये मान लूंगा। अगर हैवी व्हीकल है तो 1,000 रुपए पर टन, है ना, टन में नापेंगे, 1,000 रुपए पर टन। और कैसा? पर मंथ। क्लियर है क्या? इतना मेरे को बताना था टैक्स ऑडिट में, इतना काफी है। हाँ बोल सकते हो, छोटा हाथी काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, ये मेरे को आपको बताना था। ठीक है, अभी नोट्स पे चलते हैं, लेकिन मैंने बताया इस क्लास को मैं यूट्यूब पर भी डाल रहा हूँ, तो उन लोगों के लिए जानकारी दे देता हूँ। ये हेल्पलाइन नंबर है, अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हो और कोई भी दिक्कत है 8770123687, ये हेल्पलाइन नंबर है, इसमें आप जानकारी ले सकते हो। कोर्स डायरेक्ट परचेस करना है, एप्लीकेशन है योगेंद्र साहू क्लासेस नाम से। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, योगेंद्र साहू क्लासेस नाम से ऐप है, वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड करें और कोर्स परचेस कर सकते हो। टेस्ट सीरीज भी अलग से आप चाहे तो परचेस कर सकते हैं। अब मैं नोट्स पे आता हूँ, नोट्स में फटाफट मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सारे पॉइंट्स आपको बता डाले हैं। द फाइनेंशियल, इसमें अपडेट किया नहीं किया पता नहीं, लेकिन मैंने नोट्स में सारा चीज़ बता दी है, तो इस नोट्स में थोड़ा बहुत पेन कॉपी चला लेना, ठीक है, थोड़ा हाथ भी चलाएगा अपना। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय अ बिजनेस एंटरप्राइजेस आर यूजफुल नॉट ओनली टू द ओनर्स बट ऑल्सो टू द इन्वेस्टर्स, बैंक, क्रेडिटर यानी कि थर्ड पार्टी के लिए, सप्लायर, टैक्स अथॉरिटीज एंड लेबर रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, तो जो हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जो भी ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, दुनियादारी जो भी अपन बना रहे हैं अपने खर्चे और इनकम को गिनाने के लिए, तो सिर्फ हमारे लिए काम नहीं आ रहा हो, मैं बना रहा हूं तो मेरे लिए काम नहीं आएगा, बाकी लोगों के लिए काम आएगा, आउटसाइडर के लिए काम आएगा, थर्ड पार्टी के लिए काम आएगा, ठीक है, टैक्स अथॉरिटीज के लिए काम आएगा, सबके लिए काम आता है। तो ही बोल रहे हैं, व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा तैयार किए गए वित्तीय विवरण केवल स्वामियों के लिए ही नहीं, बल्कि निवेशकों, बैंकों, लेनदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अधिकारियों तथा श्रमिक प्रतिनिधियों के लिए भी उपयोगी होती है। मैं अभी आपको अकाउंट छोड़ के ऑडिट इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ये दो टॉपिक मेरे को लगे थोड़ा सा, जैसे ऑडिट में आप शुरू में देखना इंट्रोडक्शन वाले में इजी इजी कर, क्यों वो इजी है ना भाई, उसको मैं कैसे डिफिकल्ट बना दूँ। लेकिन जहाँ पे ऑडिट के अंतर्गत, ऑडिटर के अंदर सेक्शंस वाली बात आई, तो पूरा मैं उसको एक एक चीज़ लिखा के बताया, जहाँ पे मुझे लगता है कि कन्फ्यूजन होता है। ख्याति मैडम कल बोल रहे थे ना सर, वो लिखा लिखा के बताया करो, तो जहाँ पे लगता है कि लिखा के बताना चाहिए तो बता दिया। उसका लाइबिलिटी ऑफ ऑडिटर को इसलिए मैं लाइव लिया अकाउंट्स को छोड़ के, और टैक्स ऑडिट को भी इसलिए लिया, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट है, ठीक है। बाकी मैं वापस से कॉस्ट अकाउंटिंग, या तो कल से या परसों से हम कॉस्ट अकाउंटिंग चालू कर देंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग वाले लाइव। However, one set of financial statement may not satisfy the requirements of all interested parties. Therefore, organizations are advised to prepare a special statement of accounts and get them audited by professional और accountants. ऑडिट कराना होता है, ठीक है भैया। वित्तीय विवरण सभी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, सेटिस्फाई कर सकते क्या बताओ? कितना भी अच्छा कर लो आप, ये सिर्फ इनकम टैक्स और इसकी बात नहीं, आप कितना भी अच्छा कर लो सबको सेटिस्फाई आप नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए जैसे हो वैसा रहा करो, ठीक है, बुरा रहा करो, किंतु एक ही वित्तीय विवरण सभी पक्षों को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। ओके, इसलिए क्या लेखा व्यवहार तैयार करने तथा उनके अंकेक्षण व्यावसायिक लेखाकारों से करवाने की सलाह दी जाती है। द इनकम टैक्स एक्ट 1961 हैज इंट्रोड्यूस सर्टेन प्रोविजंस रिगार्डिंग कंपल्सरी ऑडिट इन स्पेसिफाइड केस। दिस प्रोविजंस आर कंपल्सरी इन नेचर एंड आर एप्लीकेबल थ्रू आउट द कंट्री। आयकर अधिनियम 1961, जो कि अब क्या हो गया मैं बताया, ये पहला पॉइंट यही पर आया जिसको मैं चेंज कराया हूं, ठीक है। पहला पॉइंट ही मैंने बताया हुआ, इधर भी लेके चलते आपको दिखाते हैं, इधर है जी ये वाला इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो अब क्या हो गया आयकर अधिनियम 2025 हो गया। तो ये व्यवस्था करता है, किसकी व्यवस्था करता है, किसकी व्यवस्था करता है? नहीं, आज ऑडिट की क्लास होगी, ऑडिट वाला क्लास चल रही है, और ऑडिट में भी ये कौन सा पार्ट है मैं बताया। ऑडिट के अंतर्गत 5 अलग अलग ग्रुप दिए, सबसे लास्ट ग्रुप देखना रिसेंट ट्रेंड इन ऑडिटिंग, ये रिसेंट ट्रेंड इन इंडिया ऐसा टाइप का जो पॉइंट है ना, उसमें 3 ऑडिट है, कॉस्ट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बाकी कॉस्ट ऑडिट और मैनेजमेंट ऑडिट उतना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक। और ये छोटा भी है।
तो आयकर अधिनियम 1961 में कुछ विशेष परिस्थितियों में अनिवार्य अंकेक्षण के लिए प्रावधान किए गए प्रावधान अनिवार्य प्रकृति के हैं तथा पूरे देश में लागू होते हैं। ठीक है, टैक्स ऑडिट क्या है उसकी परिभाषा मैंने बता दी। तो प्रत्येक व्यावसायिक संस्था में वित्तीय वर्ष के अंत में अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं ताकि व्यवसाय की वास्तविक एवं निष्पक्ष स्थिति प्रदर्शित की जा सके, और इन खातों का अंकेक्षण व्यावसायिक लेखाकार द्वारा किया जाता है जो उन्हें प्रमाणित कर व्यवसाय के स्वामियों को प्रस्तुत करता है। ठीक है, कर देयता निर्धारित करने के लिए अंकेक्षक आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार खातों की जांच करता है तथा प्रतिवेदन आयकर अधिकारियों को प्रस्तुत करता है, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? टैक्स ऑडिट कहलाती है, अंकेक्षण कहलाती है। कुल मिला के अकाउंट्स को जांच करना, कितने खर्चे कितने डिडक्शन, उसकी जांच करना क्या कहलाती है? टैक्स ऑडिट कहलाता है। अपॉइंटमेंट ऑफ टैक्स ऑडिटर किसको करेंगे? अभी जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट चेंज हुआ वो कितने साल पुराना था पता है? 65 साल। कितने साल पुराना था? 65 साल। अब 65 साल पुराना एक्ट है, हालांकि समय समय पर अमेंडमेंट होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। 65 साल पुराना टैक्स है, उसको पूरा चेंज कर दिए। आपको मालूम है आईपीसी चलता था पहले हमारा, इंडियन पिनल कोड, उसको चेंज करके बीएनएस कर दिए। ठीक है, तो समय के अनुसार बदलाव होना जरूरी है। ठीक है, लेकिन जो चार्टर अकाउंटेंट एक्ट है वो 1949 का 1949 ही है, इसको ध्यान रख लें। तो अपॉइंटमेंट ऑफ टैक्स ऑडिटर, कर अंकेक्षक की नियुक्ति, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम 1949 के अनुसार केवल कार्यरत चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर अंकेक्षण कर सकते हैं, यानी कि जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसको बोलते हैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, वही ऑडिट कर सकता है। कौन सा ऑडिट? टैक्स ऑडिट। कार्य स्वीकार करने से पूर्व चार्टर्ड अकाउंटेंट पूर्व अंकेक्षक से संपर्क कर सकता है जिसने पूर्व में अंकेक्षण किया हो। ठीक है, आयकर अधिनियम के अंतर्गत राहतों एवं कटौती से संबंधित विवरणों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति संस्था के प्रबंधन अथवा स्वयं निर्धारित द्वारा की जा सकती है। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स ऑडिट वो कंपनी करेगा, उस कुछ खास ऐसे पढ़ने वाली बात नहीं है। इन केस ऑफ कंपनी द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑन बिहाफ ऑफ द बोर्ड कैन अपॉइंट टैक्स ऑडिटर। अच्छा, एक पॉइंट मैं और पढ़ा देता हूँ, ये सब ठीक है, ये पढ़ने वाली बात है, संचालक मंडल करता है, सीईओ करता है, ये सब तो बात है। एक ना ये पॉइंट आप देखेंगे, सातवां पॉइंट, टैक्स ऑडिट करने की क्या सीमा है? क्योंकि भैया देखो, एक सीए जितना ऑडिट करेगा तो उसको पैसा मिलेगा, या सबका कर ले हो? नहीं, उसकी एक सीमा है। क्यों? ज्यादा करेगा, प्रिस्क्राइब लिमिट से ज्यादा करने लग जाएगा, मतलब फिर वो कहीं ना कहीं क्वालिटी कंप्रोमाइज होगा। ठीक है, तो टैक्स ऑडिट का भी एक सीमा है, इसका भी एक लिमिट है। तो एक सीए बराबर 60 टैक्स ऑडिट, और पार्टनर है तो एक एक सीए, जो भी पार्टनर है तो एक एक सीए का 60 टैक्स ऑडिट का लिमिट है। ठीक है, 60 तक कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा आएगा तो फिर दोस्त यार को ट्रांसफर करेगा। ठीक है, क्लियर है क्या? एक सीए 60 टैक्स ऑडिट, समझिए बात। लेकिन इसका देखो और भी थोड़े क्राइटेरिया हैं, मेन पॉइंट ये याद करना है, 60 टैक्स ऑडिट लिमिट है। नोट्स में डलवाया हूँ कि अगर मेन ब्रांच का कर रहे हैं, हेड ऑफिस का कर रहे हैं, उसके बाद उसके और जो सब्सिडरी ब्रांच है उधर कर रहे हैं, दोनों जगह ऑडिट कर रहे हैं, तो वो एक ऑडिट कहलाएगा कि दो ऑडिट कहला लेगा? एक कंपनी है वो, या एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना 2 लोगों से ऑडिट करवा ले रहा है, देखे थे जॉइंट ऑडिटर का कंसेप्ट, जॉइंट ऑडिट का कंसेप्ट देखे थे, तो 2 लोगों से ऑडिट करवा ले, वो फिर एक ऑडिट काउंट होगा कि 2 अलग अलग काउंट होगा? ये सब हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे, बट फिलहाल 60 लिमिट है, उसको ध्यान रखना। और नॉर्मल कंपनी ऑडिट 20 पढ़े थे हम लोग, ये टैक्स ऑडिट 60 होता है। तो यहां पढ़ना, इन केस ऑफ कंपनी द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑन बिहाफ ऑफ द बोर्ड कैन अपॉइंट द टैक्स ऑडिटर। ठीक है, क्या पढ़े, समझ आई बात? जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है ना, और बाय द एसएससी मतलब समझते होंगे, जिसको भैया टैक्स वगैरह पे करना है ना आगे चल के, तो उसका मैनेजमेंट वो खुद कर सकता है या उसका मैनेजमेंट ऑडिटर को अपॉइंट कर सकता है। कंपनी है उस केस में कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं है, वो नहीं कर रहा है तो चीफ एग्जीक्यूटिव कर लेगा उसके बदले में। इसी प्रकार एकल व्यापार में स्वामी तथा साझेदारी फर्म में साझेदार अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति अंकेक्षक की नियुक्ति कर सकते हैं। मतलब जैसे मेरा सोल प्रोप्राइटरशिप है, मैं अपना कर लिया भाई, और कौन उसके बिहार, तो मेरे बिहार पे अगर मैं किसी को बोल दे रहा हूँ तो वो कर लेगा। पार्टनरशिप में हूँ तो भी कोई भी एक पार्टनर करवा लिए या ऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा करवा लिए, बस वही कौन अपॉइंट करेगा। किसको अपॉइंटमेंट मिलेगा वो तो मैंने बता ही दिया। ठीक है, लिमिट ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ टैक्स ऑडिट, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ने एक वित्तीय वर्ष में चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा स्वीकार किए जाने कर अंकेक्षकों की अधिकतम सीमा निर्धारित की है, मैक्सिमम टैक्स लिमिट। और कितना है भैया? मैक्सिमम ऑफ 60 टैक्स ऑडिट इन अ फाइनेंशियल ईयर, एक साल का 60 टैक्स ऑडिट करेगा।
ठीक है। लेकिन ध्यान रखना इसका थोड़ा सा पॉइंट, आप अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म है तो इंडिविजुअल पार्टनर के 60-60 हो जाएंगे। मतलब एक पार्टनरशिप फॉर्म में मान के चलो 3 पार्टनर है तो टोटल मिलके कितना हो जाएगा, 3 × 60 180। चार्टर्ड अकाउंटिंग की साझेदारी फर्म की स्थिति में 60 अंकेक्षणों की सीमा प्रत्येक व्यक्तिगत साझेदार पर पृथक रूप से लागू होती है, अलग अलग। क्लियर है क्या? यदि कोई एक साझेदार, अच्छा चलो ठीक है, जरूरी क्या कि मैं एक YKS लिमिटेड है, मैं उसमें पार्टनर हूं, 5 लोग हैं, 5 लोग में पार्टनर हूं, तो जरूरी है कि मैं YKS लिमिटेड में ही पार्टनरशिप में हूं, ABC लिमिटेड में नहीं हो सकता? हो सकता हूं बिल्कुल भी। तो मैं 2 अलग अलग फर्म है, दोनों अलग अलग फर्म का पार्टनर हूं। इस फर्म से मेरे को 40 ऑडिट मिल गए, इस फर्म से भी मेरे को 40 ऑडिट मिल गए, कर सकता हूं क्या? 40 + 40 80? नहीं कर सकता। तो अगर एक ही व्यक्ति दोनों फर्म का ऑडिटर है तो भी उसको मैक्सिमम लिमिट 60 होगा। वही बोल रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट की साझेदारी फर्म की स्थिति में 60 अंकक्षणों की सीमा प्रत्येक, अच्छा ये तो ऊपर डाले थे। यदि कोई साझेदार एक से अधिक फर्मों में साझेदार है तो उसके द्वारा स्वीकार किए गए कुल कर अंकेक्षण यानी कि टोटल टैक्स ऑडिट 60 से अधिक नहीं हो सकते। अगर इधर से 40 करा लिया ना तो ABC लिमिटेड वाले से सिर्फ और सिर्फ 20 कराऊंगा। द टैक्स ऑडिट ऑफ हेड ऑफिस एंड ब्रांच ऑफिस टुगेदर विल बी ट्रीटेड एज वन टैक्स ऑडिट। मुख्य कार्यालय तथा शाखाओं का कर अंकेक्षण मिलाकर एक ही कर अंकेक्षण माना जाएगा। मेरा एक ब्रांच इधर है योगेन साहू क्लासेस भिलाई में, एक बिलासपुर में, एक रायपुर में, तो क्या तीनों का करवा रहा हूं तो 3 टैक्स ऑडिट कहला जाएगा? नहीं, वो सिंगल एक टैक्स ऑडिट करेगा जो भी CA करे। ठीक है, मैं किसी CA को बुलाया, बोले सर सब, क्योंकि टैक्स तो भैया मेरे नाम से ही पढ़ना है, योगेन साहू क्लास नाम से ही पढ़ना है, तो तीनों का भी करूंगा तो भी वो एक टैक्स ऑडिट कहलाएगा। इस बात को ध्यान रखना। यदि कर अंकेक्षण 2 अथवा अधिक फर्मों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है तो प्रत्येक फर्म के लिए उसे एक कर अंकेक्षण माना जाएगा। समझिए बात? YKS लिमिटेड, ABC लिमिटेड दोनों आके मेरा टैक्स ऑडिट कर लिए तो YKS के लिए एक काउंट हो गया, उसके लिए भी एक काउंट हो गया, ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, चलो इतना समझ आ गया होगा। मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स बाय सर्टेन पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन, व्यवसाय या पेशे करने वाले कुछ व्यक्तियों द्वारा खातों का संधारण। किसको किसको अकाउंट मेंटेन करना होता है? तो ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 2(13) बिजनेस वर्ड को डिफाइन करता है। बिजनेस में ट्रेड आ जाएगा, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर और एनी एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर। व्यवसाय में व्यवसाय को डिफाइन कर दिया है। और सेक्शन 44A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, एवरी पर्सन कैरिंग ऑन लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, अकाउंटेंसी डैश 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 इज रिक्वायर्ड टू कीप एंड मेंटेन प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट एंड डॉक्यूमेंट। ठीक है, उनको सारे दस्तावेज, लेखा पुस्तक ये सब बना के संधारण करना अनिवार्य होता है। दिस बुक्स एंड डॉक्यूमेंट शुड enable the assessing officer to compute the total income according to the provision of the income tax act। इन लेखा पुस्तकों एवं दस्तावेजों का उद्देश्य निर्धारण अधिकारी को आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कुल आय की गणना करने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, निम्नलिखित व्यक्तियों के लिए लेखा पुस्तकों का संधारण आवश्यक है। अब यहाँ पे 3 पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, 1 2 3, किनको किनको अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी है। तो ये देखो 3 पॉइंट हम क्या पढ़ रहे हैं। व्यवसाय करने वाला व्यक्ति, पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस। ठीक है, पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस जिसका भैया 1 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है, टर्नओवर एक्सीड प्रीवियस ईयर 1 करोड़। एक असेसमेंट ईयर पढ़ते थे PY और एक AY पढ़ते थे, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति के व्यवसाय की कुल बिक्री, कारोबार अथवा सकल प्राप्तियों पिछले वर्ष में 1 करोड़ रुपए से अधिक हो जाती है तो उसे उचित लेखा पुस्तकें रखना तथा निर्धारित तिथि से पूर्व खातों का अंकेक्षण कराना अनिवार्य है। लेकिन अगर वही प्रोफेशन में है, इसी पॉइंट के अंतर्गत प्रोफेशन भी डाल दिया है, प्रोफेशन है तो उसके लिए 50 लाख रुपए का लिमिट है। ठीक है, एक ये पॉइंट जबरदस्त है, इसको पढ़ना। अकाउंट मेंटेन करने की बात कर रहे हैं, अकाउंट किसको मेंटेन करना उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, वेयर बिजनेस और प्रोफेशन इज न्यूली एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, बुक्स ऑफ अकाउंट मस्ट बी मेंटेन इफ, यदि किसी पिछले वर्ष में नया व्यवसाय अथवा पेशा प्रारंभ किया गया, पिछले वर्ष में यानी कि प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं, तो निम्न परिस्थितियों में लेखा पुस्तकों संधारण आवश्यक होता है। कब? व्यवसाय अथवा पेशे से आए 1,20,000 रुपए से अधिक होने की संभावना हो, अथवा कुल बिक्री या कारोबार अथवा सकल प्राप्तियां 10 लाख रुपए से अधिक होने की संभावना हो, तो भी आपको अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। ये अलग लिमिट है। किसके लिए लिमिट है? ये अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए लिमिट है, कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ये अकाउंट्स कब मेंटेन करना हम उसको देख रहे हैं। नॉर्मल बिजनेस है, कई साल से चले आ रहा है, 1 करोड़ का लिमिट तो ठीक है, पिछले साल ही डाला बिजनेस और अभी असेसमेंट ईयर में उसको टैक्स पटाना है। अगर मुझे लग रहा है कि भैया इनकम जो मेरा है, प्रॉफिट कितना हो, 1,20,000 रुपए संभावना है इतना हो जाए, या फिर जो ग्रॉस रिसिप्ट है वो 10 लाख रुपए से अधिक होने की संभावना है, तो मुझे अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। ये अनुमानित कराधान योजना, मतलब इसको क्या बोलते हैं? प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम बोलते हैं। पर्सन कवर्ड अंडर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम, मतलब ये बोले ऊपर ये भैया तो मेरे को ये सब मत बताओ, बोले अकाउंट्स मेरे से नहीं हो पाएगा मेंटेन, बोले ठीक है। तो क्या है आपके, वेयर प्रॉफिट्स एंड गेन्स आर डीम्ड अंडर, डीम्ड मतलब होता है, डीम्ड टू बी मतलब होता है माना जाएगा, मानना को बोलते हैं डीम्ड।
यदि किसी निर्धारिता की आय निम्न धाराओं के अंतर्गत अनुमानित मानी जाती है, 44 एडी, 44 एडीए और एई। एडी क्या था? छोटे व्यवसाय, स्मॉल बिजनेस के लिए। एडीए क्या है? प्रोफेशनल लोग के लिए, ठीक है। और 44 एई क्या है? 44 एई जो है ये गाड़ियों के लिए, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? बट द एसएससी डिक्लेयर्स इनकम लोअर देन द प्रिस्क्राइब्ड डीम्ड इनकम, ही इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट एंड डॉक्यूमेंट। अब मेरी बात समझा ध्यान से, इसको फिर खत्म करेंगे, अपन एंड करेंगे। 44 एडी में क्या पढ़े? अगर मैं नॉर्मल कितना मान के चल रहा हूँ, चलो इसको उदाहरण देता हूँ मैं। इसमें 6% था डिजिटल ट्रांजेक्शन में, इस पे क्या था? 50% था, और इस पे गाड़ी वाला केस था। मैं अपना 50% वाला केस लेके बताता हूँ तो ज़्यादा आसान पड़ जाए। इसमें लिमिट क्या बताया? 50 लाख और 75 लाख वाला लिमिट बताया। मान के चलो मेरा ग्रॉस रिसिप्ट 1 करोड़ है। कितना है? 1 करोड़। और मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना है। समझना बात को, मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ। 44 एडी में किसमें? योगेश साहू क्लासेस का है, एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, लेकिन टीचिंग प्रोफेशन में, ठीक है। किसमें? टीचिंग प्रोफेशन में। मैं प्रोफेशन में कवर होऊंगा, ठीक है। अब मेरे साल का टर्नओवर कितना है? बोले 1 करोड़। ग्रॉस रिसिप्ट कितना है? 1 करोड़ का ग्रॉस रिसिप्ट है, ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं कोई अकाउंट मेंटेन मत करूँ, नहीं करूँगा कोई अकाउंट। बोला ठीक है सर। तो क्या है वो स्कीम? बताओ क्या बता रहे थे स्कीम वाले? स्कीम ये बोलता है कि जो भी आपका ग्रॉस रिसिप्ट है, इसका 50% आप अपना प्रॉफिट मान लो। 50%, यानी कि 1 करोड़ का 50% कितना होगा? 50 लाख रुपए। मैं बोलूंगा 1 करोड़ और उसमें 50 लाख रुपए मेरा प्रॉफिट, सिर्फ 50 लाख खर्चे। मैं बोलूंगा अरे भैया ये अभी 3 स्टूडियो सेटअप किया, 8-8 लाख रुपए उसमें लग गए, 24 लाख तो वही घुस गए। बोले 17 स्टाफ काम कर रहे हैं, उनका डेली मेरे को हर महीने 15 लाख रुपए पेमेंट करना है। तो बोले कहाँ से करूंगा? बोले ये तो और मैं लॉस में चल दिया। बोले भाई 1 करोड़ आ रहा है और 1 करोड़ 10 लाख खर्च कर रहा हूँ। जोक सपाट, मैं बोलूंगा 1 करोड़ ला रहा हूँ, लेकिन भैया मेरे को 90 लाख रुपए तो मेरे साल के खर्चे हो जा रहे हैं, मेरी प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए है। मैं नहीं मानूंगा 50 लाख, और इसके हिसाब से नहीं दूंगा टैक्स। तो सरकार बोलेगा अगर ये नहीं मानना ना 50% अपना, तो फिर बोलो ये सब प्रिजेंटिव स्कीम छोड़ो, आपको अकाउंट्स मेंटेन करना ही पड़ेगा। अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा उस केस में, ठीक है। और ऑडिट करा लो, ये बोलना है, ठीक है। तो ही बोल रहा है किंतु निर्धारित, बट द एसएससी डिक्लेयर्स इनकम लोअर देन द प्रिस्क्राइब्ड डीम्ड इनकम, ही इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट एंड डॉक्यूमेंट। बोलेगा ठीक है 10 लाख रुपए आप मान रहे हो अपना इनकम 1 करोड़ में? बोले हाँ। तो एक काम करो, अकाउंट्स मेंटेन कर लो। बोलो ठीक है, समझ बात? बस वही, अगर जितना इनकम है 6%, 50%, 1000 टन पर मंथ, ये सब, तो बोले उससे नीचे का आपको लगता है उससे नीचे का इनकम है, तो भैया अकाउंट्स मेंटेन करो। ऐसी लेखा पुस्तक एवं दस्तावेज निर्धारण अधिकारी को आयकर अधिनियम के अनुसार कुल आय की गणना करने में सहायता प्रदान करते हैं, फिर वो अपना देख लेंगे। कंपल्सरी ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, खातों का अनिवार्य अंकेक्षण, ये हम पढ़ चुके हैं क्या? खातों का अनिवार्य अंकेक्षण से आशा है आयकर अधिनियम की धारा 44 AB के अंतर्गत कुछ व्यक्तियों की लेखा पुस्तकों का अनिवार्य अंकेक्षण करवाना है। 44 AB जो किस में बदल गया है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 का 44 AB अब 63 में ट्रांसफर हो गया। जो ऊपर 44 AD ADA AE ये जो पढ़ रहे थे प्रिजम्पटिव वाला, वो 58 में ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो ये 44 AB क्या कहता है देख लें। अनिवार्य अंकेक्षण का उद्देश्य है कि शुद्धता सुनिश्चित करना है, ठीक है। ये सब नहीं पढ़ना अपने को, क्या काम का है? यदि किसी व्यक्ति के व्यवसाय की कुल बिक्री, कारोबार अथवा सकल प्राप्तियां पिछले वर्ष में 1 करोड़ से अधिक हो जाती है, तो उसे निर्धारित तिथि से पूर्व अपने खातों का अंकेक्षण करवाना अनिवार्य होता है। ये सब का अलग अलग डेट होता है, ठीक है। टैक्स ऑडिट का अपना एक डेट होता है। अ पर्सन कैरिंग प्रोफेशन, 1 करोड़ तो बिजनेस वाला हो गया, प्रोफेशन है तो 50 लाख। लेकिन इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताया कि कैसे 10 करोड़ हो जाएगा, कैसे आगे बढ़ जाएगा। इस 50 लाख वाला तो कुछ खास है नहीं। लेकिन हाँ, यदि कोई पात्र निर्धारिता धारा 44 AD के अंतर्गत अनुमानित कराधान योजना अपनाता है, तो 2 करोड़ तक के कारोबार पर अंकेक्षण आवश्यक नहीं होता। 2 करोड़ तक के, ये देखो, इसको देख लो, ये नॉर्मल वाला, नॉर्मल जो बढ़िया बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहा है 44 AB के तहत या 63 के तहत, उसका तो मैंने क्राइटेरिया बता दिया आपको। क्या क्राइटेरिया बताया? ये देखो, बिजनेस और प्रोफेशन वाले में 50 लाख के ऊपर है तो, 1 करोड़ के ऊपर है तो, ठीक है। अब ये प्रिजम्पटिव स्कीम अपनाने वाला, यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है। यदि कोई एसएससी जो है निर्धारित ये 44 AD के अंतर्गत अनुमानित कराधान योजना अपनाता है। 44 AD क्या है? देखो 3 ठोक पॉइंट पढ़ा था, AD ADA और AE। इसके तहत प्रिजम्पटिव स्कीम अपना लेता है, तो उसके केस में क्या है? 2 करोड़ ऑब्लिक 3 करोड़, वो 3 करोड़ किस केस में पहुंचेगा मैंने बता दिया। तो 2 करोड़ तक के कारोबार पर अंकेक्षण आवश्यक नहीं होता, और व्यवसाय हेतु सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी गई है, ठीक है।
44 AD, the threshold limit for business has been increased from 5 crore to 10 crore, where aggregated cash received during previous year do not exceed 5% of total receipt. कुल नगद भुगतान कुल भुगतानों के 5% से अधिक ना हो, ये नॉर्मल केस में बता दिया, जहां पे आपको 1 करोड़ से कितना बढ़ गया हो 10 करोड़, जहां पे आपने कैश ट्रांजेक्शन नहीं किया। लेकिन एक मिनट, ये 2 करोड़ ऑब्लिक 3 करोड़ करिएगा ना, 2 करोड़ ऑब्लिक 3 करोड़ करिएगा, ठीक है। 10 करोड़ तो अपना नॉर्मल था, जहां पे अपने को मेंटेन नहीं करना है, ठीक है। ये एक्चुअली पॉइंट ऐसा है, पॉइंट ये वाला है, ये पॉइंट ऐसा है, यहां से 1 करोड़ वाला ये बता रहा था, उसको ये इधर 10 करोड़ कर दिया गया, ये बताया। लेकिन अगर इसमें कोई प्रिएम्प्टिव स्कीम अपनाता है तो वो 2 करोड़ रुपए तक के कारोबार तक अपना बोलेगा कि हाँ चलो ठीक है मैं ये मेंटेन कर ले रहा हूँ, ये पॉइंट है। बाकी तो मैं उधर डिटेल में बताई दिया हूँ, ठीक है, जहाँ पे 5% ज़्यादा खर्चे ना हो। बिजनेस अंडर 44A, धारा 44A के अंतर्गत व्यवसाय है, तो इस केस में क्या बताया, वेयर एन एसएससी इंगेज इन बिजनेस ऑफ प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरिज क्लेम प्रॉफिट लोअर देन डीम प्रॉफिट अंडर सेक्शन 44A, ही इज रिक्वायर्ड टू गेट हिज अकाउंट ऑडिटेड बिफोर द स्पेसिफिक डेट एंड ऑब्टेन द ऑडिट रिपोर्ट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, ठीक है। ये 44A में गाड़ी वाला कवर होता है, 44AD में प्रोफेशन वाला कवर होता है, ये मैंने बता दिया, ठीक है। सॉरी 44ADA में, 44ADA में प्रोफेशन वाला कवर होता है, ये सब हम देख लिए। पेशे से अनुमानित लाभ वाला पॉइंट पढ़ा लिया, ठीक है। चलो, ये सब फॉर्म के नाम है, 33AB, ABA, AD, 35D और 35E, ये सब फॉर्म है। इसका भी अपडेटेड वर्जन अगर मुझे लगेगा इसको बताना है तो मैं एक वीडियो अपलोड करके डाल दूंगा, अदरवाइज उतना फॉर्म क्या है मत देखना, ठीक है। नहीं तो मैं एक अपलोड करके बता दूंगा। अगर फॉर्म में जो ये अलग अलग फॉर्म है ना, इस फॉर्म में ये अपलोड करना होता है, उसमें क्या चेंजेस आया है अगर मुझे, मैं देखूंगा, अगर लगेगा चेंज है तो उसका एक और अलग से वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, ठीक है। आप ऐसे पढ़ा रहे हैं लिख के तो अच्छे से समझ आ रहा है, ठीक है, ऐसे ही बताएगा जी। जो कॉम्प्लिकेटेड रहता है उसका सही बता ही देते हैं, बाकी कई चीज़ थ्योरेटिकल है तो उसको लिखने। साहू मैडम 60 टैक्स ऑडिट लिमिट जी बिल्कुल 1 साल का है, एक फाइनेंशियल ईयर का, ठीक है, एक फाइनेंशियल ईयर में काउंट करते हैं। ऐसा नहीं जीवन काल का 60 ऑडिट करना, ऐसा नहीं है ना, एक फाइनेंशियल ईयर है। बताइए हर्ष जी। लाइफ टाइम नहीं अमित जी, एक फाइनेंशियल ईयर है ना, मैं लिखाया उसको, बताया एक फाइनेंशियल ईयर में। ऑलमोस्ट ब्लैक बोर्ड में तो सब चीज़ बता ही दिया समीर, ब्लैक बोर्ड में ऑलमोस्ट सब चीज़ बता ही दिया, क्या चीज़ छूटा, कुछ नहीं छूटा है। वो क्या शॉर्ट नोट्स के लिए रहता है, आप उसको चाहे तो लिख लें, वो समझाने के लिए, नहीं तो देखो क्या टीचर की कोई वैल्यू नहीं है, नोट्स में तो सब चीज़ दिया, मैं इसी को लिख के पढ़ रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो ये जो ये ऊपर जो फॉर्म आप पूछ रहे हो ना 33AB, ये सब इससे रिलेटेड है, कोई चाय वाला है, ये मेरे को लगे काम करना तो बता दूंगा अलग से मैं, ठीक है, ये बताया ना, और कौन कौन से प्रिस्क्राइब फॉर्म है वो भी बता दूंगा, और नोट्स जो लिखा रहा हूँ वही इसमें भी थ्योरेटिकल फॉर्म में भी डला हुआ है। नहीं, लाइव क्लास यूट्यूब पर शो नहीं होता है, ये जो वीडियोस हैं कुछ कुछ डेमो में डाल देता हूँ, वो जरूर सो जाता है। मानसू जी एमसीक्यू मैं इसलिए नहीं करवा, कुछ बच्चे प्रेशराइज कर रहे हैं, सर सिलेबस कब खत्म होगा, सिलेबस खत्म होगा, इसलिए मैं उसको फिर ब्रेक किया कि सिलेबस का ही आप पीछे पड़े हुए हैं तो मैं सिलेबस करवा देता हूँ, ठीक, क्योंकि बेस्ट स्ट्रेटजी अपना रहा था। कुछ लोग इतना हड़बड़ा रहे, सर फोल्डर खाली, फोल्डर खा रही है, एक लड़की उस दिन असिस्टेंट से इतना झगड़ा कर रही है, फोल्डर क्यों खाली है, अरे सिलेबस आए 20-25 दिन नहीं हुआ है, तो फोल्डर खाली नहीं रहेगा तो भर थोड़ी नहीं जाएगा जी पहले दिन ही, कैसी बातें कर। कंपेयर वाला एमसीक्यू में करा दूंगा, ठीक है।
गाड़ी का है, गाड़ी का उदाहरण बताया, ट्रक ट्रेलर सब चलाते हैं, वो क्या ट्रांसपोर्ट बिजनेस ही तो है क्या? ट्रक चल रहा है, क्रेन चल रहा है, ये सब ट्रांसपोर्ट बिजनेस तो एक जगह से दूसरी जगह माल उसका है। उसमें क्या है, गाड़ी के पीछे देखो एक अकाउंट मेंटेन करेगा, भैया गाड़ी है तो गाड़ी खरीदेगा उसका पैसा लगेगा, गाड़ी में ड्राइवर चलाएगा उसका पैसा लगेगा, पेट्रोल नहीं खर्च होगा क्या, पेट्रोल खर्च होगा उसका पैसा लगेगा, ड्राइवर बीच में नाश्ता पानी कर दे रहा है उसका पैसा, और डीजल चोरी कर रहा है उसका पैसा, दुनिया भर का खर्चे हैं। तो अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना चाह रहा है, तो बोले ठीक है बड़ी गाड़ी है, इसमें 1000 टन के पीछे मेरे को, सॉरी 1 टन के पीछे 1000 रुपए और पर मंथ ही मैं इनकम मान लूंगा। क्लियर है? वही है श्रेयस और कुछ नहीं। वो कंपनी ऑडिट वाला है, नॉर्मल है 20 ऑडिट। टैक्स ऑडिट की मैं बात कर रहा हूँ, आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो टैक्स ऑडिट पढ़ रहे हैं, कंपनी ऑडिट नहीं पढ़ रहे, टैक्स ऑडिट पढ़ रहे हैं। तो टैक्स ऑडिट का लिमिट 60 है। रिकॉर्डिंग ऑफ कर देना, तो रिकॉर्डिंग ऑफ कर देना, लाइव रहने दो।